तमिलनाडु के क्लास 11 की हिस्ट्री की नई बुक का चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था पहले। चैप्टर 2 की हमने शुरुआत कल रात की थी, एक पार्ट हमारा आ गया है। चैप्टर का नाम है अर्ली इंडिया, चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज एंड वैदिक कल्चर। जो पार्ट 1 आया था उसमें हमने चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक और आयरन एज कंप्लीट कर लिया था, और इस पार्ट से मतलब सेकंड पार्ट से हम लोग वैदिक कल्चर की शुरुआत करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक कल्चर, और जो हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम लोग लेटर वैदिक कल्चर या लेट वैदिक कल्चर देखेंगे। टॉपिक नंबर 2.5, द आर्यंस एंड ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो क्या रिलेशन है आर्यन और ऋग्वैदिक सोसाइटी में? क्या ये दोनों एक ही हैं? मतलब कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी क्या वो आर्यन लोगों की बनी हुई थी? इसी बात को समझना है, क्या रिलेशन है। दूसरी बात ये, अभी तक आपने पहले पढ़ा था हड़प्पन कल्चर, चैल्कोलिथिक पीरियड वाला, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर जो मैंने आपको नॉर्थ इंडिया में बताया था, जो कि एक रूरल कल्चर थी। इन सब की जो है नॉलेज हमें वहाँ के मटेरियल जो एविडेंस मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, वही होते हैं, राइट? क्योंकि कुछ लिखने विखने का काम नहीं था। हालांकि वैदिक कल्चर में भी लिखने का काम नहीं था, लेकिन जो वहाँ पे वेद थे उनका बाद में कंपाइलेशन हो गया, और जब कंपाइलेशन बाद में हुआ तो हमें जो है एक वैदिक सोसाइटी की नॉलेज जो है वहाँ पे बहुत हाई लेवल की मिलती है कि उन लोगों का जो है एथनिक कल्चर क्या था, उनके कल्चरल आइडेंटिटीज़ क्या थे, सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, वीमेन को जो है सोसाइटी में जगह कैसी मिलती थी, पैट्रियार्कल था या नहीं था, या मैट्रिलिनियल था, क्या था सोसाइटी का स्ट्रक्चर, पॉलीगैमी थी कि नहीं थी। ये सारी चीज़ें आपको उनकी नॉलेज वेदों से मिल जाती हैं। उस टाइम पे वेद लिखे नहीं गए थे, बार बार बोल रहा हूँ, उस टाइम पे वेद जो है एक दूसरे को सुना के फैलाए जाते थे। बाद में उनका कंपाइलेशन किया गया है, लेकिन जो कंपाइलेशन किया गया वेदों का ये माना जाता है कि करेक्ट है। हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट संस्कृत में है, जो आपका वो संस्कृत है वो बहुत डिफिकल्ट है, वो क्लासिकल संस्कृत है। इसी बात पे कई बार बहस भी हो जाती है ट्रांसलेशन में। अब जैसे रोमिला थापर का कहना है कि जो आर्यन लोग थे, मतलब जो ऋग्वैदिक सोसाइटी के लोग थे, वो लोग गाय खाते थे, है ना। और कई विद्वानों का ये कहना है कि वो जो ट्रांसलेशन है उन्होंने गलत किया है, वहाँ पे जो उन्होंने गाय समझा है वो ग्रीष्म ऋतु से है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गाय खाते थे, वो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो संस्कृत है काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन आपको ऋग्वैदिक सोसाइटी की बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है आपको ऋग्वेद वगैरह और बाकी वेदों से मिल जाती है। वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, सारे में कहीं ना कहीं आपको वहाँ की नॉलेज मिलती है और अच्छे से मिलती है। तो अब इस चैप्टर पे जो हमारा फोकस होगा, तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे कम फोकस करेंगे। अगर ऋग्वैदिक सोसाइटी को हमें पढ़ना है तो हमें वेदों को पढ़ना होगा, ठीक है। वेदों में लिखा है और ग्रंथों में सुना, सबने है ये माना। बाकी आगे का लिरिक्स मैं नहीं बताऊँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि आर्यंस कौन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आर्यन जो वर्ड है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कहीं ना कहीं ये एक रेस की तरफ इंडिकेशन करता है। जब जर्मनी में हिटलर ने जो उसका नाजी जो उसकी इनिशिएटिव थी, तो उसने जो लोगों को मारना शुरू किया, जेविश लोगों वगैरह को, तो उसने ये बोला कि ये आर्यन नहीं है क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं ब्लू कलर्ड नहीं है, फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू की। तो ये जो रेशियल कॉनोटेशन है किसका दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है? नो। जब यूरोपियंस ने आपके इंडिया को कॉलोनाइज किया तो उनकी ये कॉन्सेप्ट निकाली लैंग्वेज के बेसिस पे कि लैंग्वेज की जो सिमिलैरिटी थी, जो इंडो आर्यन ग्रुप के लैंग्वेजेज हैं, जो इंडो यूरोपियन ग्रुप के लैंग्वेजेज हैं, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी थी और संस्कृत का रिलेशन जो है यूरोप से मिलता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो आर्यंस हैं यहाँ के नहीं हैं, ये अगर इतनी लैंग्वेज मिलती है तो कहीं ना कहीं ये यूरोप से या सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। और इसके बेसिस पे उन्होंने एक रेस ही बोल दिया, आर्यंस को रेस बोल दिया। हमारे लिए वो सोसाइटी थी, सोशल स्ट्रक्चर था, हमारे लिए वो लोग थे, सिंपल। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने कॉलोनाइजेशन के बाद इस आर्यन वर्ड को बहुत ही ज़्यादा एक रेशियल कॉनोटेशन दे दिया, और वो रेशियल कॉनोटेशन ऑब्वियसली किसी के लिए भी हानिकारक है। आपने देखा होगा होलोकॉस्ट के बारे में, आपको पता उन्होंने सेम जो है रेशियल कॉनोटेशन वगैरह अफ्रीका में भी दी, नेग्रोइड्स वगैरह को, जो ब्लैक एंड फेयर का जो उन्होंने डिफ्रेंशिएशन शुरू किया, डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया, तो ये उनकी देन है ना, उनकी देन है। तो हमारा क्या मानना है, हम क्या मानते हैं आर्यन से? मतलब हम रिसेंट स्टडी पे जाते हैं, कॉलोनियल स्टडी पे नहीं जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो वर्ड जो आर्यन है वो रेस का मतलब नहीं है, वो उसका मतलब बस ये है कि जो लोग भी इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं वो आर्यन है, दैट्स इट। हम रेस नहीं मानते, एक लिंग्विस्टिक सोसाइटी है जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को बोलती है। अब यहाँ पे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये मैंने प्रोबेबली आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पूरा बता दिया है, अच्छे से डिटेल में बता दिया। नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस और इंडिया में कितने टाइप के लैंग्वेजेस हैं, सारे का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ आप जो है उस लेक्चर को रेफर करिए, कुछ ज़्यादा ही अच्छा मटेरियल है, आपको फ़ायदा होगा। यहीं पे तमिलनाडु ने एक बॉक्स में बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, कई बार पूछ लिया जाता है तो आप उसको सुन लीजिए। जब यहाँ पे बात आई लैंग्वेज की और लैंग्वेज के स्टडी की इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट, इंडो आर्यन ग्रुप लैंग्वेजेज हम बात करें, अगर आर्यन और वैदिक सोसाइटी की बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो ये जो स्टडी होती है कि किसी लैंग्वेज का रिटन फॉर्म या ओरल फॉर्म को स्टडी करना बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस, इसको बोलते हैं फाइलोलॉजी, और उसके स्टडी करने वाले को बोलते हैं फाइलोलॉजिस्ट। समझ गए? सुनिए,
यहाँ पे जो फाइलो वगैरह है वो आपके मतलब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों को आने का संबंध का बताता है। इस वर्ड का मैं ज़्यादा ब्रेकअप नहीं करूँगा। तो फाइलोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दे स्टडी लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस। अब वैदिक सोसाइटी में रिटन फॉर्म में नहीं था, ओरल फॉर्म में था, फिर भी हम उसको इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं और इसका स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है कि ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में आप लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे, एविडेंस पे, तो इसको हम लोग फाइलोलॉजी बोलते हैं और उसके स्टडी करने वाले को हम लोग फाइलोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके टूल्स क्या हैं, देखिए वो जो है एटाइमोलॉजी यूज़ करते हैं, या तो ये एटिमोलॉजी होगा या एटाइमोलॉजी होगा। एनीवे इसका मतलब होता है किसी वर्ड की ऑरिजिन क्या है, कहाँ से वर्ड आया था। लोग बोलते हैं कि जो आज वर्ड है बालक और बॉय दोनों रिलेटेड हैं इंग्लिश और हिंदी में या संस्कृत में, और दोनों की ऑरिजिन जो कि एक है इसलिए ऐसा है। अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एटाइमोलॉजी का मतलब होता है किसी वर्ड की ऑरिजिन को समझना, कहाँ से आया है। कॉम्परेटिव लिंग्विस्टिक, कंपेयर करना एक दूसरे से। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो, क्रिटिसिज्म का मतलब निंदा नहीं करना है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी कमेंट्री को देखना पार्टिकुलर किसी लिटरेचर पे। हिस्ट्री, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल एविडेंस है तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और लिंग्विस्टिक्स इन देयर स्टडीज़, सारे लिंग्विस्टिक्स मतलब ये लिंग्विस्टिक को खुद ही स्टडी करेंगे। तो फाइलोलॉजिस्ट जो है ये सारे टूल्स को अपनाते हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और बताते हैं कि अगर यहाँ पे ये लैंग्वेज है, यहाँ पे ये लैंग्वेज है, तो दोनों के लोगों के बीच में रिलेशन है कि नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि आर्यन जो लैंग्वेज है, चूँकि इंडो आर्यन ग्रुप का लैंग्वेज है तो बाहर से ही आएंगे आर्यन, तो इसके खिलाफ भी एक रिसेंट एविडेंस मिला है। एविडेंस क्या बोले, रिसेंट स्टडी हुई है। जब आप ऋग्वेद के संस्कृत को पढ़ोगे, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट संस्कृत है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप मत पढ़ो, तो ऋग्वेद की जब आप संस्कृत को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बस संस्कृत के वर्ड नहीं मिलते हैं। मैंने आपको जब इंडिया में बोले जाने वाले लैंग्वेजेस बता रहा था, तो मैंने आपको बता रहा था यहाँ पे कि कुछ ट्राइब्स जो हैं मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पे मुंडा लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स मिलते हैं, सोचिए। और कुछ द्रविडियन लैंग्वेजेस मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के भी वर्ड मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये कोई बाहर से आए हुए ऐसा कोई पक्का नहीं है। कल्चरल मिक्स तो दिख रहा है, अर्लियर इनहैबिटेंट से मैं मान के चलूँ कि आर्यन बाहर से आए, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके आपके ऋग्वेद में संस्कृत के साथ आपको द्रविडियन लैंग्वेज और मुंडा लैंग्वेज के ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स मिलते हैं। तो कल्चरल मिक्सिंग तो हुई थी। अगर कल्चरल मिक्सिंग हुई है तो फिर इतना रेशियल कॉनोटेशन क्यों दे रहे हो आप। यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक लैंग्वेज का बेसिस है, इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, ये कोई रेस का बेसिस नहीं है हमारे हिसाब से। तो चलिए ये सब चीज़ें जो हैं आप ऐसे वगैरह में यूज़ करोगे, आपका एक अच्छा यहाँ पे सेटअप हो गया, मेकअप हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास हॉर्स की जानकारी नहीं थी। आप ज़्यादा जो है इधर उधर की लोकल किताबों पे ध्यान मत दीजिए, साफ साफ बोल रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास हॉर्स की जानकारी थी, इस बात का आज तक कोई भी जो है बढ़िया सबूत नहीं मिला है, ऐसा नहीं कहा जाता, ठीक है, इसको डिनाई किया गया है। तो यूपीएससी ने भी इसका जवाब जो है 2017 के क्वेश्चन में दे दिया था कि नहीं, हॉर्सेज नहीं थे उनके पास। लेकिन वैदिक सोसाइटी जो थी उन लोगों के पास हॉर्सेज थे। इनफैक्ट अश्वमेध यज्ञ है ना, और भी 2-3 तरह के यज्ञ हैं, जैसे एक हो गया राजसूय यज्ञ। ये सब जब यज्ञ कराए जाते थे तो घोड़ों का बहुत यूज़ होता था। यहीं पे रुक के मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक होता अश्वमेध यज्ञ, एक होता वाजपेय यज्ञ, और एक होता है राजसूय यज्ञ, राइट। अश्वमेध यज्ञ में क्या करेंगे कि घोड़े को छोड़ देंगे, घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा, अगर उस पार्टिकुलर रीजन के राजा ने, किंग ने उसको इंटरोगेट नहीं किया, घोड़े को नहीं रोका, तो जहाँ जहाँ घोड़ा घूमेगा उस घोड़े को भेजने वाला जो किंग था उस जमीन को ले लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। एक होता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब होता है जो राजा का कोरोनेशन होता है, जब राजा बनता है तो उसके लिए होता है, सिंपल है, ठीक है। एक होता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का क्या है, उसमें शानो शौकत भी दिखाई जाती है राजा के द्वारा और पब्लिक का एंटरटेनमेंट भी किया जाता है। बाकी में मैंने आपको घोड़ा सिंपल बताया कि घोड़ा घूमता है वगैरह। वाजपेयी यज्ञ में क्या करते हैं कि राजा क्या करेगा, यज्ञ तो करवाएगा, एक तरफ यज्ञ चलता रहेगा, वो सब हर चीज़ में यज्ञ करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, देखिए चैरियोट्स की रेसिंग करवाएगा, घोड़े लगे रहेंगे और चैरियोट की रेसिंग करवाएगा। अब उस रेसिंग को देखने के लिए पब्लिक जमा होगी तो पब्लिक का एंटरटेनमेंट होगा, अब उसमें जो भी विनर होगा उसको इनाम मिलेगा। और इतने घोड़े हैं, इतने चैरियोट्स दिखाए जाएंगे तो राजा का भी जो है बल और पूरा एकदम शानो शौकत दिखेगी कि इतने हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं। तो इसी को बोलते हैं वाजपेयी यज्ञ। ये तीनों यज्ञ जो हैं वैदिक सोसाइटी में कराए जाते थे, कुछ यज्ञ जो है बाद में भी कंटिन्यू रहे। समझ गए इस बात को। तो जो वैदिक सोसाइटी थी वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्सेस को और चैरियोट्स वगैरह भी बनाते थे। और उनके चैरियोट्स में याद रखिएगा कि स्पोक्ड व्हील थे, मतलब आपके साइकिल में जैसे स्पोक होते हैं, स्पोक्ड व्हील थे। कभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उसे पता चलता है कि सोसाइटी जो थी काफ़ी टेक्निकली फिट थी, तो व्हील्स तो थे ही, स्पोक्ड व्हील्स थे, ये याद रखिए। और ऋग्वैदिक सोसाइटी के लोग जो हैं, ये भी पता चलता है आपको वेद पढ़ने से कि शिकार विकार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए बोझ और एरोस का यूज़ करते थे, तीर कमान का यूज़ करते थे। और एक बात,
वो एग्रीकल्चर भी करते थे और पेस्टोरलिज्म भी करते थे, मतलब चारागाह में पशुओं को चराना, फिर उनसे दूध लेना, जो भी करना, ये सब करना करते थे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी करते थे। लेकिन मैं फोकस पहले यहाँ पे दे दूँ कि ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी एग्रीकल्चर करती थी, पेस्टोरलिज्म करती थी, लेकिन ज़्यादा जो फोकस था, जो एक्सटेंट था, वो पेस्टोरलिज्म पे था, चारागाह पे था। गायें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो लड़ाई होती थी उसको गविष्टि बोलते थे, क्योंकि वो गायों के लिए ही लड़ाई लड़ी जाती थी, सोना चांदी के लिए नहीं। और एक बात, दाह संस्कार कैसे करते थे, अगर कोई डेड हो जाए तो उसका जो है फ्यूनरल कैसे करते थे। फ्यूनरल या तो वो बरी कर देते थे। अभी देखिए हिंदुइज्म में क्या है, क्रिमेशन होता है ना। क्रिमेशन मतलब आपके शमशान घाट में जो लाशें जलाई जाती है उसको क्रिमेशन बोलते हैं। अभी तो क्रिमेशन होता है, लेकिन उस टाइम पे बरी भी करते थे और क्रिमेशन भी करते थे। तो आपको दोनों टेक्निक मिल जाएंगी आपके ऋग वैदिक सोसाइटी में। और एक बात, उनको फायर से बहुत प्यार था। अग्नि जो है वो मानते थे कि हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पे जो आग जल रही है, जो लौ जल रही है, वो इंसान और गॉड को कनेक्ट करती है। तो एक कल्ट था पूरा फायर का। यज्ञ कराने में फायर का बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट ज़ेन अवेस्टा में पढ़ के आपको पता चलेगा कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में भी यज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, ये लोग एक ड्रिंक पीते थे, उसको बोलते हैं सोम ड्रिंक। अब कई लोगों को यहाँ पे लगता है कि सोम ड्रिंक जो है सिंपली शराब का नाम है, शराब पीते थे। नो, ऐसा नहीं है। आपको ये धारावाहिक जो होते हैं, डेली सोप जो आते थे पहले धार्मिक, वो सब ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सोम ड्रिंक मतलब एक अमृत हुआ, और प्रोबेबली ये हिमालयन किसी प्लांट से बनाया जाता था, और माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा पावर देता है। इसके बारे में आपको विकिपीडिया से छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और ये जो चीज़ें हैं, फायर और सोम ड्रिंक, ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के जहाँ भी बोले जाते थे वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी मतलब पॉपुलर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो इंडिया में ऋग वैदिक सोसाइटी है वो लोग भी सोम ड्रिंक का यूज़ करते थे और फायर का यूज़ करते थे। अब आप देखिए इंडो आर्यन लैंग्वेजेज आपके ग्रीस में और आपके ईरान वगैरह के एरिया में भी हो रहा है, तो वहाँ भी आपको ज़ेन अवेस्टा में देखिए आपको पता चलेगा कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा फायर वगैरह से प्यार करते थे, है ना, यज्ञ करते थे। सोम ड्रिंक की क्या बात है, ग्रीस में इससे मिलता जुलता एक ड्रिंक का नाम है, सोम ड्रिंक तो नहीं है, तो मिलता जुलता नाम है। तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के जो ग्रुप थे पार्टिकुलरली, दिस इज नॉट अबाउट आर्यन ओनली, दिस इज नॉट अबाउट पार्टिकुलर रेस, द पीपल हु यूज टू स्पीक दिस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस वर इन लव विद दिस कल्ट ऑफ फायर एंड यूज ऑफ सोमा ड्रिंक। सो लेट अस सी समथिंग अबाउट सोमा ड्रिंक। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, विकिपीडिया से काफ़ी रहेगा। सोमा ड्रिंक क्या होता है, सोमा ड्रिंक यूज्ड इन एंशियंट इंडिया, ऋग वैदिक सोसाइटी वगैरह में, मतलब वैदिक कल्चर में ये यूज होता था ड्रिंक, और आज तक पता नहीं चला एग्जैक्टली कि क्या था। अब हम गेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो और कुछ मिला नहीं, ड्रिंक तो नहीं मिलेगा ना पीने को, मिलता तो हम भी पी लेते हैं, अमृत पी के हम नौजवान हो जाते हैं। देखिए वेदों में इनके बारे में लिखा हुआ, वेदों के बारे में, और कई हिम्स ऐसे हैं जो कि इसकी बड़ाई में हैं। अब यहाँ पे एक ये कन्फ्यूजन होता है कि आर वी टॉकिंग अबाउट सोमा ड्रिंक व्हेन वी आर टॉकिंग in terms of hymns praising Soma. So are we talking about Soma drink or are we talking about Soma देवता? तो ये कन्फ्यूज़न है, बट एनीवे माना जाता है कि प्रोबेबली ये जो जूस बनाया जाता था वो हेलुसिनोजेनिक मतलब जिसमें आप होश खो दो और थोड़ा उस तरह की चीज़ रहे, तो लोग मानते हैं कि नशा था, लेकिन ये पक्का है, फाइनल नहीं हुआ है। तो कई लोग बोलते हैं अमृत था, एक माउंटेन प्लांट से बनाया जाता था हिमालय वगैरह के एरिया में, और इसको जो है सैक्रेड ड्रिंक भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको गॉड का भी नाम दिया गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि देखिए जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसके 10 चैप्टर्स हैं, 10 मंडल हैं, आपको पहले बताया था। तो उसमें जो 9th मंडल है ऋग्वेद का, उसको सोम मंडल ही बोलते हैं, और उसमें मोस्टली जो हिम्स हैं वो पूरे सोम को समर्पित हैं, लेकिन वो सोम ड्रिंक को समर्पित है कि देवता को समर्पित है ये पता नहीं चलता। तो गॉड है कि ड्रिंक है पूरा क्लियर नहीं होता, लेकिन माना जाता है कि ड्रिंक गॉड दोनों का नाम है। अभी मैंने आपको बोला था इंडो आर्यन ग्रुप के लैंग्वेजेस को ये सोम ड्रिंक का और भी जगह पता था, तो एग्जैक्टली सेम नाम तो नहीं है, लेकिन ग्रीस में जो ड्रिंक था उस टाइम पे उसको अम्ब्रोसिया बोलते हैं। और देखिए अम्ब्रोसिया और देख रहे हैं अमृत, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, समझिए इस बात को। आप भी तो एक फाइलोलॉजिस्ट हैं, समझिए इस बात को कि अमृत और अम्ब्रोसिया जो कि ग्रीस का ड्रिंक था, गॉड का ड्रिंक था। ग्रीस में जो अम्ब्रोसिया है वो गॉड का ड्रिंक था, ओके। तो दोनों में सिमिलैरिटी है तो हमारे सोम ड्रिंक से। तो ये जो इंडो आर्यन ग्रुप के लैंग्वेजेस के लोग थे, ये ड्रिंक पार्टिकुलर सोम रस पीने में बड़ा ही अपना ध्यान रखते थे। अब उनके कल्चर में ग्रीस में मानते थे कि एम्ब्रोसिया जो पीता है इंसान वो जो है गॉडली हो जाता है ना, गॉड बन जाता है। और हमारे भी कल्चर में ये था कि इंद्र और अग्नि, उस टाइम के बहुत फेमस गॉड जो थे इंद्र अग्नि थे, बाकी कोई गॉड जो अभी आप सुन रहे हो उस टाइम पे नहीं थे। तो इंद्र और अग्नि जो थे काफ़ी मतलब पावरफुल थे और इमॉर्टल हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोम पीते थे। इनफैक्ट कोई मरा हुआ इंसान भी अगर सोम को पी ले तो उसको जो है मतलब रोशनी मिल जाएगी नहीं, और फिर से वो जिंदा हो जाएगा और कभी नहीं मरेगा। ऋग्वेद के इनफैक्ट देखिए चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 48 ऐसा कुछ है, तो उसमें है वी हैव ड्रंक द सोमा, वी हैव बिकम इमॉर्टल, वी हैव गॉन टू द लाइट, वी हैव फाउंड द गॉड्स, कैन यू कंसिडर इट। मतलब आज भांग पी के जितना मस्त हो जाता है, आपको लगता भगवान मिल गए, वैसा ही सोमा ड्रिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आए कहाँ से थे आर्यंस,
है ना। कई लोग बोलते हैं कि यहीं के थे, ये रिसेंट स्टडी से पता चल रहा है। मैंने आपको PT 365 आर्ट एंड कल्चर में बताया गया है कि जो रिसेंट जेनेटिक स्टडी की गई उससे ये पता चला कि जो आर्यंस हैं प्रोबेबली यहीं से बिलोंग करते थे, यहीं के लोग थे। लेकिन फिर भी जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर से आते, इसको बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थियरी, मतलब बाहर से उन्होंने हड़प्पन कल्चर के लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो जो है आपको उनको बोलते हैं। इनफैक्ट इंद्र का नाम पुरंदर भी है, और पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो कई लोग इससे इसको कनेक्ट करते हैं कि प्रोबेबली ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है इंद्र के थ्रू, तो आर्यन जो है बाहर से आए थे। लेकिन ये जो मैटर है वो डिबेट का मैटर है। कई व्यू हैं स्कॉलर्स का कि ये लोग जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, और कई बार ये भी पता चल रहा है कि वो एक बार में नहीं आए थे, उनका माइग्रेशन जो है बार बार हुआ था, कई फेजेस में आए थे ऐसे धीरे धीरे करके। और लेकिन मोस्टली जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, क्योंकि जब आर्यन कल्चर का ट्रेट पढ़ते हो, ट्रेट मतलब फीचर होता है, फीचर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा इनकी फीचर जो है ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया, जो कि ऑब्वियसली ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड, अमेरिका कनेक्टेड नहीं है ना। एक तो ज्योग्राफिकली भी ये एरिया कनेक्टेड है सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप, और उनका जो कल्चर है वहाँ का उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, उससे काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि आर्यन का जो ओरिजिनल होम था वो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया था, या आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी था, ब्लैक सी था रशिया के थोड़ा नीचे, वही तो सेंट्रल एशिया है, नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी था। और जब आप एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपका बॉम्बे में BMC है ना, एक कॉम्प्लेक्स है सारी जहाँ पे इंडस्ट्री है, तो एक कॉम्प्लेक्स है आर्कियोलॉजिकल साइट, उसको बोलते हैं बैक्ट्रिया मैर्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। ये जो बैक्ट्रिया मैर्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है ये सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप का कॉम्प्लेक्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसकी जो डेटिंग की गई है तो वो एकदम आर्यन कल्चर के डेटिंग के ऑलमोस्ट वो उसकी पैरेलल थी, सिमिलर, वो कंटेम्प्रेरी थी 1900 BC से लेके 1500 BC। और उनके जो सिरामिक्स हैं उनके साउथ सेंट्रल एशियन आर्कियोलॉजिकल साइट में, आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो बैक्ट्रिया मैर्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है उसी को हम लोग साउथ सेंट्रल एशियन आर्कियोलॉजिकल साइट भी कहते हैं। उनके बीच के जो सिरामिक्स हैं और हमारे जो आपके स्वात वैली के अराउंड के सिरामिक्स हैं उनमें सिमिलैरिटी है। तो स्वात वैली क्यों बोल रहा हूँ, स्वात वैली अभी पाकिस्तान में है। जब आपका इंडिया एक था, पूरा था, तो उस टाइम पे यहाँ पे आर्यन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी स्वात वैली में, पाकिस्तान के एरिया में। तो ये जो आपका आर्यन कल्चर से आप इसको मिलाएंगे बैक्ट्रिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के पॉटरी वगैरह को, तो काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटी मिलेगा और पॉटरी की भी सिमिलैरिटी मिलेगी। और दोनों की जो डेटिंग की गई ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1900 से लेकर 1500 BC के आसपास। तो चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि बैक्ट्रिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स या साउथ सेंट्रल एशियन आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जो है किसको बोलते हैं, कहाँ है। आप इस मैप को देखिए, आप समझ जाएंगे। ये रहा इंडिया अपना, भारत, ठीक है। अब यहाँ से आप चले जाइए, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे स्वात वैली है, यहाँ पे आर्यंस वगैरह थे, इनफैक्ट इस एरिया में भी थे। धीरे धीरे वो जो है आपकी इंडिया में ऐसे माइग्रेट करते हैं, साउथ में बहुत नहीं जाते। ये आप देख रहे हैं GIF है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो बैक्ट्रिया मार्गिना कॉम्प्लेक्स है, इस एरिया को हम लोग जो है बैक्ट्रिया मार्गिना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, मैंने बोला था आपको नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, थोड़ा ईरान वगैरह का एरिया, राइट, थोड़ा रशिया के साउथ का एरिया। ये एरिया जो है माना जाता है कि यहाँ की सिमिलैरिटी और हमारे स्वात वैली या आपके आर्यन कल्चर की सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा, माना जाता है कि यहीं से लोग जो थे हमारे अंदर आए थे। इनफैक्ट यहाँ से बहुत जगह माइग्रेशन हुआ है, बहुत जगह आप देख रहे हैं ना GIF में, सारे जगह माइग्रेशन यहीं से हुआ। तो ये मान के चल रहे कि हमारे आर्यंस भी ऐसे आए थे बैक्ट्रिया मार्गिना कॉम्प्लेक्स से। अलग तरीके से देखें तो ऐसे देखें, ये देखिए कैस्पियन सी है, ये अराल सी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए, है ना। और यहाँ हिंदू कुश माउंटेन है, हिंदू कुश माउंटेन कहाँ है बताइए, अफगानिस्तान में, ऐसे है ना, अफगानिस्तान में ऐसे। और ये देखिए सिंधु रिवर जो है फ्लो कर रही है पाकिस्तान से नीचे, हेलमंड प्रोविंस अफगानिस्तान का। अब देखिए यही अफगानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया में, यहाँ पे इसको बोलते हैं बैक्ट्रिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। इसकी सिमिलैरिटी आपके इंडस वैली, आपके आर्यन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से मानते हैं कि आए थे हिंदू कुश माउंटेन वगैरह से होके। बैक्ट्रिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में BMAC, इसको हम लोग ऑक्सस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये जो है एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी सेंट्रल एशिया की। डेटिंग देखिए जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे 2500 से समथिंग बताई थी, उसको मत देखिए। एक नॉर्मल डेटिंग वो थी आपके हिसाब से, आपके कॉन्टेक्स्ट में कि कंटेम्प्रेरी थे कि नहीं। ओवरऑल जो इनकी डेटिंग है 2400 से लेकर 1900 BC थी। और ये इस टाइम पे अर्बन फेज़ में था अपने, या इंटीग्रेशन एरा में था। लेकिन आपका जो वैदिक सोसाइटी था वो रूरल फेज़ में था, याद रखिएगा। प्रेजेंट किन किन कंट्रीज़ में ये पड़ेगा देखिए, अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, तजिकिस्तान में। और जो अमू दरिया रिवर है, आपके पता ही है, अमू दरिया रिवर वगैरह रशिया वगैरह से रिलेटेड है आसपास में। और बैक्ट्रिया एरिया, मर्गजेब एरिया और मार्गिना
रिवर जो है उसी के नाम पे पड़ा है बैक्ट्रिया मार्गियाना एरिया, क्योंकि बैक्ट्रिया एरिया भी यही है और आपका जो मार्गियाना रिवर है वो भी यही है, सॉरी मार्गियाना एरिया है उसमें रिवर का नाम है मरगेव रिवर। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। मैंने बोला कि BMSC की सिमिलरिटी आपके स्वात वैली के सिविलाइजेशन इंडो मतलब आर्यन सिविलाइजेशन से थी, जो कि स्वात वैली में उस टाइम पे थी, तो आपको स्वात वैली भी देख लेना चाहिए। छोटा मैप आपको दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान का जो प्रोविंस है, ये वाला रेड वाला जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये है आपका खैबर पख्तूनख्वा। अब इसका मैंने पूरा मैप पिछले में दिखाया था अच्छे से, तो मैं फिर से नहीं रिपीट करूँगा। एनीवे फिर से इतना रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा है। यहाँ पे देखिए जो रिवर है, ये जो रिवर है ये स्वात डिस्ट्रिक्ट और स्वात वैली यहीं पे है। इससे आपकी जो है BMSC की काफ़ी सिमिलरिटी थी। और कुछ कॉमन फीचर्स देखते हैं। देखिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के रेफरेंसेस आपको इंडो यूरोपियन, देखिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आपका संस्कृत भी है, उसके अलावा यूरोप और एशिया वगैरह में भी कई लैंग्वेज हैं। तो इन सारे लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है उसे देखी जाती है तो कई जगह हमें इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के नेम्स जो होते हैं कई चीज़ों के, उनके रेफरेंसेस बस इंडिया में नहीं बाहर भी मिलते हैं। कई इंस्क्रिप्शन की डेटिंग इनफैक्ट 2200 BC पुराने इंस्क्रिप्शन की डेटिंग आप जब इराक में करते हो, इराक में भी कौन से लोकेशन में, देखिए एक यहाँ पे कैसाइट इंस्क्रिप्शन है। ये जो कैसाइट इंस्क्रिप्शन है ये आपको मिलेगा 1600 BC का, ये इराक में है ना। और एक मिटानी इंस्क्रिप्शन है वो सीरिया में है। और ये देख रहे हैं आप वोगस गोई एक इंस्क्रिप्शन है, ये 1400 BC का है, ये आपके एनाटोलियन प्लेटू इसमें टर्की में है। ये सारे में आपको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के कुछ नेम्स के रेफरेंस मिलेगी, कुछ गॉड्स की भी रेफरेंस मिलेगी। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगी कि कौन कहाँ पे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए पहले लोकेशंस देख लेते हैं। ये कैसाइट प्लेस का, कैसाइट सिविलाइजेशन का, कैसाइट लोगों का मैप है। ये इराक का मैप है। देखिए 2 रिवर आ रही है ना, ऊपर वाली जो रिवर है वो टिग्रिस होती है, नीचे वाली जो रिवर है वो यूफ्रेटिस होती है, और दोनों आके देखिए यहाँ पे गल्फ में मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ही गल्फ के आसपास वो कंट्री है जिस पे इराक ने एक बार अटैक किया था। ये जो एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुवैत है, इस पे सद्दाम हुसैन ने बहुत पहले अटैक किया था। तो जो आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो सीनियर थे उन्होंने इस कंट्री को बचाया था कुवैत को, और सद्दाम हुसैन जो है वहाँ से विड्रॉ कर गया था। ये जो इराक का आप लोकेशन देख रहे हो टाइग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस रिवर का, यहीं पे कैसाइट लोग रहते थे और उनके जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं बहुत पुराने, तो वहाँ पे इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के कुछ नेम्स लिए गए हैं जो कि आपके संस्कृत वगैरह में भी हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ बेबीलोन, देखो, अच्छा मिट गया क्या उससे, 1 मिनट, हाँ बेबीलोन यहीं पे था, ठीक है। देख रहे हो आप इस लोकेशन की कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। टाइग्रिस रिवर, यूफ्रेटिस रिवर चूँकि यहाँ के गल्फ में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब एक तो पहले कंट्री इराक, बेबीलोन यहीं पे था। और ये देखो बेबीलोन एट द टाइम ऑफ द कैसाइट्स लोग यहाँ पे रहते थे उस टाइम पे। ये बेबीलोन का जो मैप है, और ये देखिए 13th सेंचुरी BC में यहाँ पे कैसाइट्स लोग रहते थे। ये बेबीलोनिया का मैप है। और यही बेबीलोन के आसपास जो है आपका अलेक्जेंडर इंडिया से लौटते हुए हेल्थ ख़राब हो गई थी तो वो मर गया था यहाँ पे। दूसरा मैंने लोकेशन बोला था इंस्क्रिप्शन वाला आपको मिटानी, और मिटानी बोला था कि सीरिया में है। देखिए यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो है मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे इजिप्ट देख रहे हैं अफ्रीका के ऊपर, है ना। ये आपके बीच का जो आपका एक ट्रायंगुलर पेनिनसुला है जो कि इस पर कब्जा कर लिया है आपके इजराइल ने। इजराइल का यहाँ पे मैप है, राइट। और यहीं पे जो है सीरिया है। अभी का मैप चेंज हो गया। देखिए यही बेबीलोनिया जो कैसाइट लोगों का है ना, इराक वाला, उसके जस्ट ऊपर चले जाइए सीरिया है। इनफैक्ट ISIS इसीलिए तो सारे इन कंट्रीज़ में थी, इराक में और आपके सीरिया में, राइट। तो सीरिया का जो उस टाइम का लोकेशन था, उस टाइम के जो लोग थे मिटानी लोग थे, यहाँ पे मिटानी कल्चर थी। यहाँ पे भी आपको इंस्क्रिप्शन मिलेंगे इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के, जहाँ पे रेफरेंसेज हैं। इंस्क्रिप्शन का थर्ड लोकेशन मैंने आपको बोला था बोगस कोई कहाँ पे है, टर्की में है। ये देखिए आपके टर्की का यहाँ पे मैप पड़ता है। टर्की चूँकि यूरोप और एशिया दोनों में है, तो इधर वाला जो कलर देख रहा हो पर्पल है, इधर वाला ग्रीन में दिखाया है। तो ये जो टर्की का मैप है उसके बीच में जो जोड़ने वाला पार्ट है दोनों को, वहीं पे टर्की का जो मैप है एक बड़ा सा जो ऐसे बनता है, ये जो देख रहे हो आप ना, ये जो एरिया देख रहा हो, इसी को बोलते हैं एनाटोलियन प्लेटू या एनातोलिया प्लेटू। देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यूरोप से जुड़ रहा है टर्की, इधर है ना। तो ये जो एरिया है टर्की का, इसको बोलते हैं एनाटोलिया प्लेटू। यहाँ पे बोगस कोई नाम की एक जगह है, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ पे आपको संस्कृत वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा। एनाटोलियन इंस्क्रिप्शन ऑफ 1900 से 1700 BC एंड कैसाइट इंस्क्रिप्शन। एनाटोलियन इंस्क्रिप्शन कौन सा, बोगस कोई। कैसाइट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे, आपके प्रेजेंट डे इराक पे, बेबीलोनिया वाला 1600 BC। और मिटानी इंस्क्रिप्शन ऑफ सीरिया दिखाई दिया मैप में 1400 BC।
बोगस कोई यहाँ फिर से लिख रहे हैं, उसका मतलब यही है जो आपका एनाटोलियन प्लेटू वाला है, वही है। कंफ्यूज कर दिया आपको। 1400 BC सारे में आपको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, और जो कि इंडिया में आपको उस टाइम का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, आपके वैदिक संस्कृत में वो बातें होंगी लेकिन आपको इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, वैदिक टाइम से आपको कोई इंस्क्रिप्शन या कुछ लिखा हुआ चीज़ इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन इन लोकेशन पे वो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलता है। इंडिया में वेद बोले जाते थे, यहाँ पे लैंग्वेजेज जो थी लिखी भी जाती थी। हमसे थोड़ा सा इस मामले में वो लोग एडवांस्ड हो गए थे। जब वर्ड की रूटिंग की जाती है, टाइमोलॉजी पढ़ी जाती है, तो कई वर्ड्स की ऑरिजिन पता चलता है। ऋग्वेद में देखिए घोड़ों की बात की गई है तो अश्व बोला गया ना, ASH नहीं है, सिंपल है, अश्व बोला गया है। तो ये जो अश्व वर्ड की ऑरिजिन है, ये कई सारे आपके जो इंडो हॉर्स भी आप सुनते हैं, हॉर्स थोड़ा सा अश्व थोड़ा सा साउंड करता है ना, जब आप पुराने लैटिन वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो इससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद में जैसे वर्ड यूज हो रहा है अश्व, तो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में कई लैंग्वेजेज में अश्व से मिलता जुलता वर्ड है हॉर्स के लिए। खैर एनीवे आपके ऋग्वेद में अश्व या हॉर्स का जो आपका मेंशन आता है 215 बार या 215 टाइम्स आता है, सोचिए। और उसके बाद जो सेकंड एनिमल का मेंशन आता है वो आता है बुल का 170 टाइम्स। यहाँ पे गाय का कितनी बार आता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस चीज़ को मैं क्या बताऊँ गूगल करके। हॉर्स का मेंशन 215 टाइम्स आपको याद नहीं रखना है। वृषभ का मेंशन आता है 170 टाइम्स बुल का। अब बुल की बात तो होगी ही, क्योंकि अगर गाय हैं तो वृषभ की बात कितनी बार आती है, 170 टाइम्स हॉर्स। और आपके अश्व की बात आती है 215 टाइम्स। इन सारे वर्ड की ऑरिजिन अलग अलग इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम रूट्स हैं, ये पता चलता है एटाइमोलॉजी से। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रख लीजिएगा। हालांकि ऋग्वैदिक सोसाइटी एक ट्रॉपिकल सोसाइटी थी, राइट, हम लोग ट्रॉपिकल सोसाइटी हैं, आज भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टाइगर और राइनो तो होते ही हैं। आपको इनफैक्ट आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे भी राइनो वगैरह की बात होगी, लेकिन ये ऋग्वेद में एक बार भी टाइगर या राइनोसेरस की बात जो है नहीं की गई है। याद रखिएगा, नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेद का मतलब ये नहीं थी कि उस टाइम पे नहीं थे, मेंशन नहीं है, याद रखिएगा, टाइगर और राइनो का। दूसरी बात, ये रूरल सोसाइटी थी, अर्बन सोसाइटी होने का ऋग्वेद का आज तक कोई भी प्रूफ, कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। तो फिक्स याद रख लीजिए कि आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस इज नॉट कोरिलेटेड विद हड़प्पन कल्चर वेयर देयर इज नो एविडेंस फॉर द हॉर्स। हड़प्पन कल्चर में हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं था, आर्यन कल्चर में हॉर्स का बहुत अच्छा खासा एविडेंस है। अच्छा, इतनी बात नहीं है, आजकल DNA स्टडी भी की जा रही है, आप ताकि हमको पता चले कि एंशिएंट टाइम में माइग्रेशन कैसे हुआ था। जो DNA स्टडी की जाती है तो उसमें DNA का एक जेनेटिक मार्कर है, एक ऐसी चीज़ जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कम चेंज होती है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिक मार्कर बना रहे हैं। उस मार्कर को M17 बोलते हैं। तो ये आपके साइंस एंड टेक में आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ M17 DNA मार्कर और जीन मार्कर। तो आप बोलिएगा कि आपकी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की माइग्रेशन वगैरह को समझने के लिए हम M17 जीन मार्कर का यूज़ करते हैं, ओके। और ये देखा गया है कि जो भी इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के स्पीकर हैं उनमें कहीं ना कहीं M17 की प्रेजेंस है, सिमिलर है। तो बस यही है। अब चलिए, ऑरिजिन वगैरह की बात हो गई, पूरा हिस्ट्री हो गया, अच्छे से समझ गए। अब ऋग्वैदिक कल्चर को ही समझते हैं। पहली बात यह कि ऋग्वैदिक कल्चर की नॉलेज कहाँ से मिलती है। ऋग्वैदिक कल्चर की आपकी नॉलेज जो है, पहले तो ऋग्वैदिक कल्चर को हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, अगले वाले लेक्चर में आपको लेट वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड पढ़ाऊंगा। तो इसकी डेटिंग क्या की गई है, बुक्स के आधार पे जो डेटिंग की गई है, इसमें आज तक बहुत जो है डिबेट है, कन्फ्यूजन है। लेकिन बुक्स के आधार पे जो अर्ली वैदिक पीरियड की डेटिंग की गई है वो 1500 BC से 1000 BC की गई है। तो लेटर वैदिक पीरियड की 1000 BC से लेके 600 BC तक, महाजनपद की 600 BC से उसके बाद की थोड़ी, ठीक है। तो आपका जो सबसे पुराना बुक मिलेगा, कौन सा मिलेगा, सबसे पुराना बुक मिलेगा ऋग्वेद। और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो हिम्स का जो संकलन है, जो पूरा कलेक्शन है, उसको संहिता बोलते हैं। तो ऋग्वेद की संहिता आपकी अर्लीस्ट टेक्स्ट हो गई, है ना। और उससे आपको अर्ली वैदिक पीरियड की नॉलेज मिलती है 1500 BC से, जिसका कि 1000 BC डेटिंग किया गया है। आपको इस बुक से मतलब ऋग्वैदिक के हिम्स में या ऋग्वैदिक संहिता में वहाँ के उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सारी इन चीज़ों की नॉलेज मिलती है। यही इसका सोर्स है। ज्योग्राफी क्या थी इस कल्चर की? इस कल्चर की ज्योग्राफी मैंने आपको पहले बताया, एक स्वात तो आपको याद रह जाएगा, स्वात को आपको याद रह जाएगा कहाँ पे, पाकिस्तान वाले एरिया में। तो पाकिस्तान तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ईस्टर्न अफगानिस्तान भी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे आ गया, उसके ऊपर अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान में वेस्टर्न वाला नहीं, वेस्टर्न वाले में तो आपका BMS ही आ जाएगा, है ना, जो आपको मैंने लोकेशन बताया था, आर्कियोलॉजिकल साइट। वहाँ से ये लोग आए और यहाँ पे आपके जो है कल्चर की शुरुआत होती है। ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थोड़ा पंजाब ले लो
और थोड़ा सा आप जो है यूपी चले आओ, मैं पूरा यहाँ पे मैप नहीं बना रहे इंडिया का, बना दूँ क्या, छोटा सा एक मैप बना देते हैं, राइट, इंडिया का मैप बना देते हैं छोटा सा, ओके, जो भी है इधर इतना रफ चलेगा, ठीक है। इंडिया का जो मैप बन गया, एक रफ मैप बन गया, यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान है, राइट। तो ये लोग आए यहाँ से BMAC से, और यहाँ पे जो थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न एरिया है, पाकिस्तान का स्वात वैली वगैरह ले लो, और यहाँ से चले जाओ वेस्टर्न यूपी, इतने पूरे एरिया में अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी थी। डेटिंग की गई है 1500 BC से 1000 BC, मतलब कि 500 साल, ठीक है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्ली आर्यंस लिव्ड इन द एरियाज ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राइट। साउथ में नहीं रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहेंगे, ईस्ट में नहीं रहेंगे, गंगा वैली वगैरह में बहुत कम थे, लेकिन हाँ अपर गंगा के वैली में थोड़ा बहुत जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास ये लोग थे। ये इनकी ज्योग्राफी थी। लेटर वैदिक पीरियड का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा उनका क्या ज्योग्राफी था, एक्सटेंट क्या था। ऋग्वेद के हिम्स में एक चीज़ मिलती है, दशा और दस्युज। ये जो दशा वर्ड है इसका मतलब होता है ब्लैक कलर। तो ये माना जाता है कि प्रोबेबली आर्यंस जो बाहर से आए फेयर कलर थे, ब्लू आइड एंड ऑल रेस जो थी, जो भी थी, तो ये जो आपका कॉलोनियल कॉनोटेशन है वो ये बोलता है कि ऋग्वेद में जो दशा और दस्युज की बात हो रही है वो यहाँ के जो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे वो थोड़े ब्लैकिश थे, जो ट्राइब वगैरह थे, तो उसको ये लोग बोल रहे हैं। तो ऋग्वेद स्पीक्स अबाउट नॉट ओनली द आर्यंस, आर्यंस के बारे में तो बात करता है कि हम आर्यन है, राइट, ऑल्सो टॉक्स अबाउट नॉन आर्यंस। और नॉन आर्यन वो किसको बोलते हैं, दशा और दस्यु को। इधर से आई है ना, देखो आप देखो यहाँ पे मैप बताया भी अर्ली वैदिक पीरियड का, मैंने बेकार ड्रॉ किया था। BMAC से आया, बैक्ट्रिया मार्गियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स से इंडो आर्यन आया, यहाँ पे आके आर्यन बन गई है। देखो ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया, और थोड़ा ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पंजाब का एरिया पूरा। यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले तो ये देखो जो गोमती रिवर आप देख रहे हो ये आपके लखनऊ वाली गोमती नहीं है, ये जो आज अफगानिस्तान में गोमल रिवर है उसका पुराना नाम आपके वेदों में गोमती रिवर मिलता है। क्रुमा रिवर क्या है, ओके मैं लगे हाथों यहाँ पे ऋग्वेद में जो रिवर्स का नाम है और मॉडर्न जो रिवर है उसके वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। मैं आपके लिए जो है इमेज मैंने मैग्नीफाई कर दी है, मैं पुराना नाम बताऊंगा और नया नाम बताऊंगा, आप जो याद करने की कोशिश करिए थोड़ी। शुरुआत करते हैं मेन रिवर से, सिंधु है ना, उसके साथ सप्त सैंधव भी आता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि सप्त सैंधव किसको बोलते हैं, कई बार ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी को बोलना होता सप्त सैंधव, और कई बार ये बोलते हैं कि सरस्वती रिवर जो थी उसके किनारे जितनी रिवर थी उसको सप्त सैंधव बोलते हैं। सरस्वती जो है पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद में, और सिंधु रिवर जो है वो एक इकोनॉमिक रिवर मानी जाती है, उसको हम लोग जो वहाँ पे बोलते हैं कि गोल्ड जैसी रिवर है, राइट। हिरण्यनी मतलब हीरा नहीं है, गोल्ड होता है वहाँ पे ऋग्वेद में। तो सिंधु को बोलते हैं हिरण्यनी क्योंकि ये यहाँ से बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट था, ट्रेड वगैरह होता था आपके बेबीलोनिया से, यहाँ से है ना, यहाँ से समुद्र से निकल के ट्रेड वगैरह होता तो सिंधु को बोलेंगे हिरण्यनी। लेकिन जो पवित्र रिवर है वो सरस्वती है, सरस्वती को माते तमा मतलब माताओं में श्रेष्ठ, देवी तमा मतलब देवी में श्रेष्ठ, ऐसे नाम दिए गए हैं। तो कई बार सप्त सैंधव का मतलब जो है सिंधु की ट्रिब्यूटरी से लिया जाता है, कई बार उसका मीनिंग जो है आपके सरस्वती रिवर के अराउंड जो रिवर्स हैं उससे लिया जाता है। देखिए सरस्वती यहाँ है, सरस्वती अब चूंकि विलुप्त हो चुकी है तो आप इसका नाम जो पुराना है वही रहेगा। तो सिंधु को तो अब इंडस बोलते हैं, सरस्वती अब नहीं है, पंजाब राजस्थान के एरिया में फ्लो करती थी ऐसा माना जाता है। तो चलिए और रिवर कौन सी थी, ये रिवर देखिए कुबा, कुबा के बगल में देखिए गांधार है, गांधार है मतलब क्या, कंधार अभी का। तो कुबा रिवर जो है अफगानिस्तान की रिवर है जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है, और अभी उसको मॉडर्न डे में हम लोग क्या बोलते हैं, काबुल रिवर बोलते हैं। काबुल जानते हो अफगानिस्तान की जगह, तो काबुल रिवर जो आज है वेदों में आपके वो कुबा रिवर से नाम जानी जाती थी। एक देख रहे हो आप ये क्रुमा रिवर है, ये क्रुमा रिवर जो है इसका पुराना नाम तो क्रुमा हो गया, अभी का नाम जो है इसका कुर्रम रिवर है, ये भी अफगानिस्तान के एरिया में फ्लो करती है। ये जो गोमती रिवर देख रहे हो ये वेदों में लखनऊ वाली गोमती नहीं है, ये अफगानिस्तान वाली गोमती है, अभी इसका नाम जो है गोमल रिवर पड़ गया है। मैंने आपको स्वात वैली पढ़ाया था पाकिस्तान में, बोला था स्वात रिवर फ्लो करती है। ये देख रहे हो आप सुवास्तु, ये ऋग्वेद में सुवास्तु जो नाम है वही आज स्वात रिवर के नाम से जानी जाती है पाकिस्तान में। ये जो विपाशा रिवर देख रहे हो ये वेदों की रिवर है जो है, आज आपका जो ब्यास है देखिए ब्यास, ये ब्यास रिवर जो है वो आज की पहले वेदों में विपाशा रिवर के नाम से जानी जाती थी, ए लगा लीजिएगा विपाशा। ये परुष्णी रिवर जो वेदों में लिखी है आज वो रावी रिवर है आपके इंडिया में फ्लो करने वाली, समझ गए। परुष्णी जो वेदों में है वो आज आपकी रावी रिवर है। वेरी फेमस वितस्ता रिवर वेदों में आज वो झेलम रिवर है आपके कश्मीर की, वितस्ता मतलब झेलम। यहाँ लिखा हुआ सुतुदिन, ये सुतुदिन मत याद रखिए, सुतुद्री को गलत लिखा हुआ है, सुतुद्री मतलब आज की सतलज रिवर, समझ गए। सतलज रिवर पहले सुतुद्री रिवर के नाम से वेदों में मेंशन की हुई है। यहाँ नहीं दिखाया हुआ है लेकिन कश्मीर में एक रिवर थी उसका वेदों में नाम था, उसका नाम था
मरुदवृदा। ओके, ये मरुदवृदा में क्या होता था कि कश्मीर में जंगल होते थे तो जंगल को वो लोग काटते थे और माना जाता था कि मरुदवृदा रिवर के थ्रू वो उसके ट्री के लॉग्स जो तो फ्लो कराए जाते थे और नीचे जो है आपके आर्यन लोग उस ट्री के लकड़ी का यूज़ करते थे घर वगैरह बनाने में। अभी जो वो रिवर है कश्मीर की मरुवर्धन रिवर के नाम से जानी जाती है, मरुवृदा। ओके, ये रिवर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अस्किनी आज आपकी चेनाब रिवर है जिसपे इंडिया ने कई सारे डैम बनाए हैं और पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है। अस्किनी आज जो रिवर है चेनाब के नाम से जानी जाती है, वेदों में अस्किनी बोलते थे। एक रिवर आपको दिखाई नहीं गई थी, इस एरिया में फ्लो करती है, उसका रिवर का नाम जो आज सोहन रिवर है पाकिस्तान के एरिया में, उसको सुरशोमा रिवर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे अगर आप इंडस की ट्रिब्यूटरी को देखेंगे तो कौन कौन सी हो गई आप खुद सोचिए। इंडस की ट्रिब्यूटरी जो हो गई आप याद रखिए, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गया, है ना, पाकिस्तान वगैरह के एरिया में सोहन वगैरह हो गया। आप ठीक है, बस इतना ही। और एक चीज़ है इस इमेज में, वो भी देखिए आप, वो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। इस इमेज में ये भी बताया गया कि ऋग वैदिक ट्राइब्स को भी दिखाया गया। देखिए ऋग वैदिक में जन होते थे, जन जो होते थे उसका एक किंग होता था। सारे जो क्लैन हैं मिलके एक जन बनाएंगे, वो एक तरह का ट्राइब हो गया, राइट। तो आज तो ट्राइब बोलोगे, उस टाइम पे वेदों में जन बोल रहे हैं। तो कौन कौन से जन थे देखिए आप यहाँ पे, देखिए पुरु आपको दिख रहा है, ये एक जन थे। अब ये जरूरी नहीं कि आर्यन वाले जन ही हैं, ठीक है, दोनों मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पुरु एक जन थे। कीकट जो थे वो यहाँ के भारत के लोगों को कीकट बोलते थे, जो मतलब कह सकते हैं अगर बाहर से आते तो भारत वाले लोगों को, यहाँ वाले जो लोग थे उनको कीकट बोलते थे। यदु देखिए, यदु भी ट्राइब था उस टाइम पे। जो मेन ट्राइब थी जो सब पे जीतती रहती थी, एक तो लड़ाई होती है आपके 10 ट्राइब एक तरफ और भरत ट्राइब एक तरफ, तो उसको बोलते हैं दसरागे बोल के युद्ध बोलते हैं। वो जो दसरागे युद्ध था देखिए उसमें भरत ट्राइब जो थी जीती थी, और ये भरत ट्राइब जो है यहाँ पे आपको मैंने ग्रीन से दिखाया है। बाकी जो देखिए द्रोहिया वगैरह है ना, और ये देखिए पकथा है, अलीना है, भलाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, काफ़ी कुछ जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यही बात है, लोग बोल रहे हैं नई वाली तमिलनाडु, पुरानी वाली तमिलनाडु। आपको पुरानी वाली तमिलनाडु में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, और कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद सोचिए। ऋग वैदिक ट्राइब पता चल गए, एक्सटेंट ऑफ ऋग वैदिक कल्चर पता चल गया, ये पूरा जो एरिया, अच्छा मैंने ये ट्राइब बोल दिया आपको, ये जो एरिया पूरा है एक्सटेंट ऑफ ऋग वैदिक कल्चर ऐसा हो गया, है ना, मिला जुला। और बाकी जो मैं आपको रिवर्स वगैरह भी पढ़ा दिए यहाँ पे, तो इस चीज़ को समझिए। नई बुक पढ़ा रहा हूँ, इसका एक मीनिंग है, मैंने देखा है दोनों कंपेयर करके, भाई ये बहुत अच्छी बुक है। इनर्शिया ना अच्छी चीज़ों में होना चाहिए, गलत चीज़ों में इनर्शिया नहीं होना चाहिए। एनीवे चलिए आगे चलते हैं। अब ऋग्वेद के लोग जो तो बाहर से आए थे, तो वहाँ के इंडिया के लोगों को इनकाउंटर किया तो उनको दास, दस्यु ये सब नाम दिए। तो ऋग्वेद में मतलब कि आपके बस आर्यंस की बात नहीं होती, नॉन आर्यन की भी बात होती है। तो जो भी बाहर से आने के बाद उनको यहाँ के लोग मिलते हैं जिनके साथ उनका कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, उसको उन्होंने बोला कि आप जो है दसा हो, दस्यु हो, क्योंकि आपका जो कलर है वो हमारे से ब्लैक है। एविडेंटली आर्यंस डिफरेंशिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम द डार्क नेटिव पीपल हु हैड डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सॉट टू मेंटेन देयर डिस्टिंक्शन। ओके, आर्यन अपने आप को ऊपर मानते हैं, ऐसा बोला जाता है। कॉलोनियल एक कॉनोटेशन है कि वो अपने आप को डिस्टिंक्ट मानते थे, नोबल मानते थे, और यहाँ के लोगों को वो लोग दास, दस्यु ऐसी चीज़ें बोलते थे, कीकट वगैरह बोलते थे। ऋग्वेद हैज़ रेफरेंसेस टू सेवरल अदर ग्रुप्स। वही बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में कई अदर ग्रुप का भी मेंशन है। मैंने आपको पहले कीकट बोला था, है ना, कीकट क्या हुआ, दस्यु हुआ क्योंकि यहाँ के लोग थे कीकट। उसके अलावा सिम्यू भी, सिम्यू, कीकट ये जो है दस्यु वाले ग्रुप में रखे उन्होंने, बोले कि तुम आर्यन नहीं हो। और सुनिए ये भी बोला कि कुछ जो 10 और दस्यु थे उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी। इनफैक्ट नाम लिया गया है संबारा, संबरा सन ऑफ कुलीतरा। एक कुलीतरा हो गया आपका चीफ हो गया, आपके मतलब दास दस्यु वाले कैटेगरी में इंडिया वाले में कुलीतरा एक चीफ हो गया, उसका बेटा था संबारा। बोला कि संबारा के पास तो देखिए एक चीफ जो है उसके पास 90 फोर्ट्स और सेटलमेंट्स हैं। ऐसी चीज़ें मेंशन क्यों हैं? अब आपको यहाँ पे जो है संबरा, कुलीतरा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि कुलीतरा का बेटा संबरा, संबरा के पास 90 फोर्ट्स या सेटलमेंट, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और ये संबरा कुलीतरा जो भी हैं वो दस्यु में काउंट होंगे, आर्यन में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये भी एक ट्राइब थे उस टाइम के। और सुनिए, वर्चीन वॉज अनदर चीफ विथ मेनी ट्रूप्स। ऋग्वेद मेंशंस द डिफीट ऑफ ए चीफ कॉल्ड संबरा बाय दिवोदसा ऑफ भारता क्लैन। यहीं पे आपको समझना है। ये देखिए आपको मैंने पहले बताया संबरा के पास 90 फोर्ट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक दास दस्यु है। और ऋग्वेद के जो लोग हैं, देखिए जो भारत क्लैन है वो आर्यन क्लैन में से सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन था। उन्होंने दसरागे युद्ध भी जीता था। इसके अलावा इन्होंने देखिए संबारा जो कि एक दास दस्यु था उसको भी हराया था, है ना। और हराया था किसने? भारत क्लैन के दिवोदसा ने। दिवोदसा क्या है? आर्यन है, भारत क्लैन का है, भारत ट्राइब का है। उसने यहाँ के लोकल दास दस्यु का एक क्लैन का राजा तो था संबरा, जिसके पास 90 फोर्ट्स से उसको हरा दिया था, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तो पॉलिटिक कैसी थी और पॉलिटिकल क्लैशेस कैसे होते थे? ऋग्वेद के टाइम पे ही आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ।
कई यूनिट्स थे, पॉलिटी के डिवीजन थे, कई सोसाइटी के। जन तो पूरा ट्राइब हो गया है ना, भरत ट्राइब, और आपके दास दस्यु का भी कई सारा ट्राइब। तो जन तो ट्राइब हो गया, पुरु ट्राइब हो गया। उसके अलावा और भी थी क्लासिफिकेशन। विस, मैं आपको आगे बताऊंगा विस क्या होता है, डोंट वरी, आगे एक्सप्लेनेशन है तो यहाँ क्यों करना है। गण है ना, ग्राम, कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं ऋग्वेद में मेंशन्ड है। ये सोसाइटल जो है हायरार्की थी। हायरार्की मतलब ऑर्डर की नहीं थी, हायरार्की थी इस चीज़ की कि कौन सा ग्रुप कितना बड़ा है। तो सबसे ऊपर जो है आपका ट्राइब आ रहा है, जन आ रहा है, फिर वेस आ रहा है, फिर गण, ग्राम, कुल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको आगे नीचे एक्सप्लेन करेंगे। वेदास ऑल्सो स्पीक अबाउट द आर्यंस एंड देयर एनिमीज एंड द बैटल्स दे हैड फॉट। मैंने पहले ही बताया था कि जो बैटल्स होते थे मोस्टली सोने चांदी के लिए नहीं होते थे, ये बैटल होते थे कैटल के लिए, है ना, गायों के लिए ये बैटल होते थे, और बाकी कुछ मटेरियल वेल्थ के भी होते थे, लेकिन जो मेन फोकस होता था वो देखिए कैटल के लिए होता था। और एक बात खास है कि यहाँ पे जो भी बैटल के बाद जो भी बूटी आती थी, जो भी वार से आती थी चीज़ें जीत के, उसको जो है जीतने के बाद अपने पूरे ट्राइब में, जन में शेयर कर दिया जाता था। और दे नॉट ओनली फॉट विथ नॉन आर्यंस बट ऑल्सो फॉट अमंग देमसेल्व्स। इस फैक्ट जो दसराग युद्ध हुआ था उसमें जो है एक तरफ तो भरत ट्राइब थी, दूसरी तरफ जो 10 ट्राइब थे उसमें से 5 जो थे वो आर्यंस ही थे। तो आपस में फाइट करते थे, गायों भैंस के लिए, भैंस तो नहीं पता मुझे, गायों के लिए और मटेरियल के लिए, और कई बार वीमेन के लिए भी फाइट करते थे। ये भी ऐसा आगे पता चलता है। दे इनवोक, अच्छा, जब ये लड़ाई करने जाते थे तो बोलते थे कि हमारे गॉड हमारे साथ है, इंद्र हमारे साथ है, अग्नि हमारे साथ है, उनका नाम देके जाते थे। प्रेयर्स कर देंगे, सैक्रिफाइसेस करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। सैक्रिफाइसेस मतलब कई चीज़, जानवरों वगैरह के भी सैक्रिफाइसेस करते थे, प्लांट्स वगैरह के भी सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो यज्ञ जो है वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, आप इस बात को जान लीजिए। ऑल्सो they believe that if these prayers, sacrifices and rituals are offered and conducted, that will lead to a very good life, not a mundane life, ऐसा वो मानते थे। इंद्र को वो लोग पुरंदर बोलते थे इसीलिए कि इंद्र जो है सारे बाकी 90 फोर्ट्स हों चाहे किसी के भी संबर आके तो उसको तोड़ देंगे। और पुरंदर का मीनिंग ही जो होता है वर्ड का मतलब होता है कि फोर्ट डिस्ट्रॉयर और डिस्ट्रॉयर ऑफ सेटलमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। उसके पहले ये देखिए कि तमिलनाडु में ये लिखा हुआ एक छोटी सी चीज़ मेरे को पहले भी बता दी कि टर्म जन मतलब ट्राइब होता है, ठीक है, इग्नोर दैट। कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने आपको बताया कि सारे जो इंडो आर्यन ट्राइब्स थे उसमें सबसे पावरफुल भरत थे। भरत ट्राइब का नाम है, देखिए किसी आदमी का नाम नहीं है, भरत ट्राइब थे। और साथ ही साथ एक और ट्राइब जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था त्रित्सु। ये दोनों जो भरत ट्राइब और त्रित्सु ट्राइब थे ये रूलिंग आर्यन क्लैंस थे। और उनके जो प्रीस्ट थे जो उनको मतलब मशवरा दे रहा है, मशवरा उनका पूजा पाठ करवाएं, उनको जो है समझाएं चीज़ें, वो वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ किसके पृष्ठ थे, फिर से बोलिए, भरत ट्राइब और त्रिस्तु ट्राइब जो उस टाइम पे रूल कर रहे थे वो दोनों आर्यन क्लैन है, याद रखिएगा। वो आपके कीकट क्लैन मतलब इंडिया वाले नहीं हैं, दास दस्यु नहीं हैं। भरत और त्रिस्तु जो है आर्यन क्लैन है, आर्यन ट्राइब हैं, और उनके जो पुजारी हैं वो वशिष्ठ हैं, ओके। और प्रोबेबली इसी भरत ट्राइब के नाम पे उन्होंने भारतवर्ष नाम रखा, पूरे इस एरिया का भारत ऐसे ही नाम पड़ा है। यहाँ पे ही एक मैंने आपको बोला था दसरागे युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 ट्राइबल चीफ थे और एक तरफ बस अकेला भरत क्लैन था। इसमें जो है लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। हालांकि टोटल तो 11 हो गए है ना, लेकिन इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। और ये जो बैटल हुआ जो आपके वेदों में नदी है, ये परुष्णी रिवर, आपको बताया पहले भी, उसका नाम अब रावी पड़ गया है। तो रावी के बैंक्स पे ये लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में ये बाकी 10 जो थे ट्राइबल किंग वो हार गए और भरत क्लैन का ट्राइबल किंग जो है जीत गया। और जो लीड कर रहा था उस टाइम पे वो सुदास था। भरत क्लैन का ट्राइबल किंग जो उस टाइम पे लीड कर रहा था इस लड़ाई में भरत क्लैन को, वो सुदास था। तो आप कह सकते हैं कि सुदास किंग के टाइम पे भरत क्लैन का जो है बहुत अच्छा इमरजेंस हुआ। उन्होंने दसरागे युद्ध जीत लिया रावी नदी के किनारे, परुष्णी नदी के किनारे। देखिए वही लिखा हुआ, इन दिस बैटल सुदास वन एंड ही बिकेम इंपॉर्टेंट लीडिंग टू द डोमिनेंस ऑफ भरत क्लैन। और भरतवर्ष इन्होंने नाम दे दिया पूरे एरिया को। और सुनिए, जब 10 ट्राइब हारे हैं यहाँ पे, 10 ट्राइब हारे हैं यहाँ पे, तो उसमें 10 ट्राइब जो थे वो आर्यंस थे और 10 जो थे नॉन आर्यन थे, यहाँ के थे दास दस्यु थे। तो उस 10 हारे में से एक आर्यन जो ट्राइब थी वो पुरुष थी, है ना। वन ऑफ द डिफीटेड क्लैन वाज पुरुष क्लैन। आपको मैप में दिखा दिया मैंने, आपको याद रहना चाहिए। अब जो पुरु हार जाते हैं तो एक बार लड़ाई हुई, फिर दोस्ती हो जाती है। पुरु जो है भारत के साथ मिलके एक अलायंस बनाते हैं कि चलिए हम हार तो गए, पुरु बोलते कि हम हार तो गए लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं भरत, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम हार गए लेकिन हम फिर भी बहुत पावरफुल हैं, आपस में मिलके एक अलायंस कर लिया जाए। आपस में मिलके क्या किया जाए, अलायंस कर लिया जाए। तो ये जो अलायंस होता है पुरु और भरत का, इसी अलायंस को हम लोग कुरु बोलते हैं। कुरु मतलब आज जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र वगैरह का एरिया है, वहाँ पे ये लोग मतलब यमुना रिवर के आसपास ये क्लैन थी। तो कुरु क्लैन कैसे बना,
पुरुष और भरत को मिला के बना। पुरु हारे थे दसरा के युद्ध में और भरत जीते थे। ओके, इतना ही नहीं हुआ, बाद में एक जो था ट्राइब पंचाल किंगडम था आपके गंगा वैली में, है ना, थोड़ा ईस्टर्न साइड में। कुरुज ने, मतलब कुरुज क्या है, अलायंस है पूर्व भरत की। कुरुज ने पंचाल के साथ भी अलायंस बना लिया, और पंचाल के साथ अलायंस बनाने का मतलब है कि पंचाल की जो कि अपर गंगा वैली थी, तो अपर गंगा वैली में भी कंट्रोल मिल गया कुरुज को, है ना। तो एक तरह से पुरुष कुरुज पांचाल मिलकर रूल कर रहे हैं अपर गंगा वैली में भी। अर्ली वैदिक टाइम पे हम लोअर गंगा वैली में नहीं जाएंगे, अपर गंगा वैली में जाएंगे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाएंगे, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ये बिहार वगैरह में अभी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हो गया। अब पढ़ेंगे सोशल डिविजन्स। देखिए, वैदिक पीपल जो हैं अपने आप को पहले तो नॉन आर्यन से डिफ्रेंशिएट करते थे, अपने आप को थोड़ा हाई फाई मानते थे। और जो यहाँ पे वर्ण है, वर्ण तो एक तो आप जानते हो वर्ण कास्ट का होता है, लेकिन ये क्यों आया वर्ण वर्ड, क्योंकि इसका वर्ण का मतलब कलर भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये कलर से ओरिजिनेट हुआ है। ये वर्ण जो आज है, वर्णाश्रम वगैरह की बात है, ये शायद कलर से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को, दास दस्यु को थोड़ा ब्लैक मानते थे। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण इनफैक्ट अलग अलग लिखा हुआ है। दास और दस्यु को हराया जाता था और उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, ऐसा भी लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऋग्वेद में आपको शुरू के जो 9 बुक्स हैं उसमें आपको शूद्र का मेंशन नहीं मिलेगा। जो 10th बुक आएगी, जो कि सबसे लेटेस्ट है बाद वाली, उसमें शूद्र का मेंशन आएगा। दे केम टू बी कंसिडर्ड शूद्राज इन द लेट पीरियड। ये जो दास दस्यु थे उसको ही वो लोग शूद्र बोलते हैं, ऐसा भी माना जाता है, लेकिन इस चीज़ का जो पक्का प्रूफ नहीं है, बस माना जाता है। सोशल क्लासेज वेर क्लासिफाइड। सोशल क्लासेज जो थी, सोशल डिवीजन पढ़ रहे हैं ना, तो चूंकि लड़ाइयाँ होंगी तो वॉरियर्स होंगे, प्रीस्ट होंगे, अभी ही पढ़ाया आपको। अभी कौन सा प्रीस्ट बताया मैंने आपको, बताइए। आपको मैंने बताया भरत क्लैन और त्रिस्तु क्लैन के जो पुजारी थे वो थे वशिष्ठ मुनि। अब यहाँ पे आप वशिष्ठ मुनि से विश्वामित्र मुनि में कंफ्यूज मत होइएगा। विश्वामित्र के बारे में बता दे रहा हूँ। आपकी जो गायत्री मंत्र है आपका, वो आपको ऋग्वेद में मिलता है फर्स्ट टाइम, बाकी वेद में भी, यजुर्वेद वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन गायत्री मंत्र जो फर्स्ट टाइम आपको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र को, मतलब उसकी जो रचना की थी, वो की थी विश्वामित्र मुनि ने। ये वशिष्ठ मुनि की बात हुई जो भरत क्लैन और त्रिस्तु क्लैन के प्रेष्ठ थे। मैं विश्वामित्र की बात नहीं कर रहा। गायत्री मंत्र की रचना जो है ऋग्वेद में विश्वामित्र ने की थी। वही बता रहे हैं कि शूद्राज एज ए कैटेगरी ऑफ पीपल अपीयर्ड एट द एंड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड 10th बुक में है। तो इससे ये भी पता चल गया कि स्लेवरी कॉमन थी, मतलब दास दस्यु को हराने स्लेव बना रहे हैं, तो स्लेवरी कॉमन थी। और स्लेवरी जो है कई बार प्रीस्ट को एज ए गिफ्ट दी जाती थी, दान में दी जाती थी। लेकिन स्लेवरी इस तरह की थी कि जीत लिया, उसको दास बना लिया। लेकिन वेज लेबर की बात नहीं हो रही है, वेज लेबर की बात नहीं हो रही। बट देयर इज नो रेफरेंस ऑफ वेज लेबर की, मतलब इतना लेबर करो इसके बदले में वेज देंगे, ऐसा नहीं है। स्लेव बना लिया सीधा सीधा। हॉर्स ड्राउन चैरियट्स, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स वर पजेस्ड बाई ए फ्यू। मतलब जो अमीर लोग थे उनके पास हॉर्स वाले चैरियट्स होते थे। पहले भी दिखाया था आपको, बताया था वाजपेयी यज्ञ में हॉर्स चैरियट्स की रेसिंग हो रही है, तो अमीर लोगों को करेंगे ना। ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट भी अमीर लोगों के पास थे। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टिंक्शन भी थी, गरीब के पास ये चीज़ें नहीं थी। और एक बात, वैदिक सोसाइटी ऐसे माना जाता है कि लार्जली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी था। इगैलिटेरियन मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ हम ये मानते हैं कि हर इंसान का बराबर राइट्स है, बराबर फ्रीडम है, अब्सोल्यूट इक्वालिटी है। तो आप ये बताइए कि कोई भी सोसाइटी इगैलिटेरियन है क्या? नहीं। लेकिन कोशिश जो है वो की जाती है कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बने, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बने, सबको बराबर राइट्स हों। तो वैदिक सोसाइटी मोस्टली जो थी, देखिए, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सबको बराबर जो है समाज में हिस्सा मिलता था। लेकिन वो इनिशियली था, ऋग्वैदिक पीरियड के शुरुआत में था। विमेन को भी सभा समिति में पार्टिसिपेट करने की जो है वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फ्रीडम थी। और वेदों में भी कई श्लोकों की रचना जो है, हिम्स की रचना जो है, वो विमेन ने की है। लेकिन धीरे धीरे वो सोशल डिस्टिंक्शन इमर्ज होना शुरू होता है और लेटर वैदिक पीरियड में वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। अगर बात करें ऋग्वेद की पुरुष सूक्त की, ऋग्वेद में जो एक सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। वो एक हिम है, भगवान को डेडिकेटेड है। और जो वहाँ पे पुरुष है, पुरुष का मतलब है कॉस्मिक एनर्जी। ओके, पुरुष सूक्त जो है आपके ऋग्वेद में है, बाकी आपके अथर्ववेद में, यजुर्वेद में भी आपको पुरुष सूक्त मिलेगा। लेकिन ये जो पुरुष सूक्त है सबसे पहले ऋग्वेद में आएगा और उसमें ही कई वर्ण के इमर्जेंस की बात की गई है और बोला गया है। देखिए, पुरुष सूक्त मैंने आपको बोला, कौन सा चैप्टर मैंने आपको बोला ना, 10th बुक में आपको शूद्र की बात की जाएगी आपकी। तो इससे ये भी पता चलता है कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10th बुक में है। यस, एग्जैक्टली। अगर मैं विकिपीडिया पे हल्का सा आपको ग्लिम्स दिखाऊं तो देखिए, 10 बुक के 90 श्लोक जो है ऋग्वेद का हिम जो है वही पुरुष सूक्त से डेडिकेटेड है। पुरुष सूक्त जो कॉस्मिक बीइंग है उसकी ऑरिजिन उससे कैसे होती है चीज़ों की देखिए, उससे 4 वर्ण इमर्ज होते हैं ऐसा लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी बेकार सी बात है।
ब्राह्मण जो है माउथ से निकलते हैं, क्षत्रिय जो है आर्म से निकलते हैं, वैसे जो होते हैं थाइस से, और शूद्र जो होते हैं फीट से निकलते हैं। कितनी गंदी सी बात है। और जो फीट है वो किसका है? कॉस्मिक बीइंग का है, वही पुरुष है, वही ब्रह्मा है। और जब वो सेक्रीफाइस होता है तो उसके चारों प्लेसेस से ऐसे जो है सोशल डिस्टिंक्शन निकलती है, अलग अलग लोग निकलते हैं। ऑल्सो तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड का जो लास्ट पीरियड है, मतलब ऋग्वेद के 10th बुक है, उसके अराउंड जो है आपके इंडिया में सोसाइटी में सोशल डिवीजन जो है बहुत ज़्यादा हार्श होने लगे। लेकिन ये जो थे जन्म के आधार पे नहीं थे, कर्म के आधार पे थे। प्रोफेशनल ग्रुप भी थे, देखिए वॉरियर्स, प्रीस्ट, पहले बता दिया था। कैटल कीपर्स अलग से थे, उनको गोप बोलते थे, जो कि सारे गायों का मतलब देखरेख करेंगे। फार्मर्स, बार्बर्स आर ऑल्सो मैंशन। यहाँ पे एक टर्म मेंशन होता है आपके वेदों में, ऋग्वेद में, पनीज। पनी का मतलब क्या है? जो कि घूम घूम के ट्रेड करे, लिखा हुआ ना, आइटिनरी ट्रेडर्स, मतलब घूम घूम के इधर से उधर, जैसे आपके पहले बंजारा थे ना इंडिया में, जो घूम घूम के ट्रेड करते थे, पोर्टर से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना। तो पनी जो है आपके ऋग्वेद में वो आइटिनरी ट्रेडर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कैरमा ट्रेडर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना। पनी जो हैं कई बार एज एनिमी भी बताए गए हैं कुछ वर्सेज में। जिसके पास माल होगा वो एनिमी तो बनेगा ही। अब चलते हैं ट्राइब और फैमिली कैसी थी। एक तो ये देखिए कि ये जो सोशल स्ट्रक्चर था ऋग्वैदिक सोसाइटी का, वो बेस्ड था किनशिप पे। किनशिप मतलब आपके सारे कज़न, मामा, चाचा वगैरह जो भी खून का रिश्ता हो वो किनशिप हो गया, और एक बहुत बड़ा ये समुदाय बनता था। तो किनशिप पे बेस्ड था सोसाइटी ऋग्वेद का। और पीपल जो थे अपने क्लैन के आधार पर आइडेंटिफाई होते थे। और जो एक मान लीजिए क्लैन है, उसमें मान लीजिए मेरे दादाजी, परदादाजी, खरदादाजी जो भी है, मेरे पापा मम्मी और मेरा जो आगे का खानदान होगा, ये मेरा पूरा क्लैन हो गया। और सारे जो क्लैन मिल गए एक जैसे, तो उनसे ट्राइब बना, मतलब कि जन बना। ये जो था जन बना, ओके। और जो जन का रेफरेंस है इस टर्म का, वो ऋग्वेद में 21 टाइम्स होता है, लेकिन जनपद नहीं होता, याद रख लीजिएगा। जनपद नहीं होता, रूलिंग के नाम पे नहीं होता। जन का रेफरेंस होता है एक बार भी, सॉरी, जन का रेफरेंस 21 टाइम्स होता है, जनपद का रेफरेंस एक भी बार भी नहीं होता है। तो महाजनपद वगैरह आपको जो है बाद में मिलेंगे 600 BC के अराउंड, इस टाइम पे नहीं होंगे। ऑल्सो एक और जो है सोसाइटल स्ट्रक्चर का चीज़ मेंशन होता है, वो विस होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि बाद में बताऊंगा। तो जन समझ गया है ना, जन समझ गए, ट्राइब या जन, उसके अंदर कई सारे ये हो गए, कुल हो गए, कई सारे कुल से क्या बना, जन बना। और सारे का बेसिस क्या है? किनशिप है, खून का रिश्ता वगैरह है। एक और टर्म है विस। विस का मतलब क्या होता है? कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल हैं, जो आराम से एक लेमैन है, उसको हम लोग विस बोलेंगे। इसका रेफरेंस 170 टाइम्स है। और जो विस हैं, कॉमन पीपल, रहते कहाँ थे? विलेजेस में रहते थे। तो विलेजेस को क्या बोल रहे हैं? ग्राम बोल रहे हैं, ओके। जो फैमिली है उसको क्या बोल रहे हैं? गृह बोल रहे हैं। और जो फैमिली है, जो गृह है, वही मेन सोशल यूनिट है। मैं आपको बता रहा हूँ किनशिप पे बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि किनशिप कोई बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट फैमिली या गृह है, ओके। सोशल जो इसकी पूरी यूनिटी की गई है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका बेसिस है किनशिप। लेकिन जो बेसिक यूनिट है, जैसे आपके बॉडी का यूनिट क्या होता है? एक सेल होता है। उसी तरह फैमिली या गृह जो है पूरे सोशल का स्ट्रक्चर का एक मेन सोशल यूनिट है किसी भी ट्राइब का। सबसे ऊपर क्या हो गया? जन हो गया या ट्राइब हो गया। उसके नीचे क्या हो गया? आपका कुल वगैरह हुआ, है ना। और सबसे अंदर क्या हुआ? आपका गृह या फैमिली हुई। तो जो गृह का जो मुखिया है ना, गृहपति होगा। जो कोई, जैसे कोई दादाजी मेरे घर के हैं, मतलब मालिक हैं, तो वो गृहपति कहलाएंगे। और उसकी जो वाइफ है वो देखिए आराम से याद रह जाएगा, सपत्नी कहलाएगी। आप पत्नी को अलग याद रख लीजिए, स याद रख लीजिए, मतलब साथ की पत्नी। तो गृहपति जो है वो घर को हेड करेगा, मतलब गृह को हेड करेगा, जो कि बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। और जो उसकी वाइफ है उसको हम लोग सपत्नी बोलेंगे। एंड बाकी सारी के, ऐसा नहीं कि मेरी भाभी को मैं मेरी सपत्नी बोल लूँगा कि मेरे भैया की, नो। क्योंकि मेरे पापा मेरे घर के फैमिली के हेड है, तो मैं उनको गृहपति बोलूँगा। और बस मम्मी को जो है सपत्नी बोलूँगा, कि उनकी जो है वो फीमेल है, वाइफ है उनकी, तो उनको सपत्नी बोलेंगे। एंड द फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज परहैप्स ए जॉइंट फैमिली। याद रख लीजिएगा, फैमिली मानी जाती थी कि जॉइंट फैमिली। अब देखिए ना, किनशिप पे बेस्ड है तो जॉइंट फैमिली ही तो रहेगी। अब चलिए पढ़ते हैं वीमेन की पोजीशन क्या थी। वीमेन की देखिए पोजीशन तो रिस्पेक्टेबल थी, लेकिन सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल थी। सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। और मेल चिल्ड्रेन को प्रेफर किया जाता था। माना जाता था कि सन का जब बर्थ होगा तो वो, चूँकि देखिए लड़ाइयाँ होती थी गायों वगैरह के लिए, पहले बताया कैटल के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो लड़ने तो जाता था उस टाइम पे, जो आता था वो भी लड़का ही जाता था। आज जैसी ही सिचुएशन थी, जैसे हमारे आर्मी वगैरह में अभी चेंज नहीं हुआ अभी तक, या करने की कोशिश की जा रही है, तो उस टाइम पे वो थोड़े ना चेंज था। तो लड़ाइयाँ तो लड़के करते थे, तो मेल चाइल्ड जो था वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता था। और कैटल जो था उसका बहुत रिस्पेक्ट था। वीमेन की रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन वो देखिए, अब श्लोक वगैरह लिखना अलग बात है, लेकिन एज ए वॉरियर क्लास वगैरह वीमेन को प्रेफर नहीं किया जाता था। और सोसाइटी भी जो थी वो उसका गृहपति, देख रहे हैं ना, गृहपति तो मेल हुआ ना, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। याद रखिएगा, मैट्रियार्कल या मैट्रिलिनियल सोसाइटी नहीं थी, वो पैट्रियार्कल थी। अच्छा एक बात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस पर जो माना जाता है कि फीमेल गॉडेस वगैरह की बात बहुत ज़्यादा थी, तो वो प्रोबेबली मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। लेकिन वो प्रोबेबल है क्योंकि स्क्रिप्ट तो रिटन है, बस रीड नहीं की गई है ना, डिसाइफर नहीं की गई है। एनीवे,
बर्थ जो होता था सन का वो प्रेफर किया जाता था। क्यों? क्योंकि मार्शल नेचर थी उनकी सोसाइटी की, गायों के लिए, कैटल के लिए लड़ाई करते थे, और जो मेल मेंबर होगा वो जाके बाहर लड़ाई करेगा, क्लैशेज करेगा, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगा और ढेर सारी गाय बांध के लेके आएगा। और अगर किसी के 10 बच्चे हो गए तो माना जाता था कि उसको तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग मिली हुई है, 10 बच्चे पैदा हुए, बच्चे मतलब यहाँ लड़का बोल रहा हूँ। वीमेन जो थी, देखिए वीमेन को भी कुछ फ्रीडम थी। असेंबलीज मतलब सभा समिति होती थी उस टाइम पे। देखिए सभा में जो क्या था, सीनियर्स लोग होते थे, है ना, सीनियर्स लोग, सीनियर सिटीजन लोग, थोड़े संभ्रांत लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, और समिति जो होती थी वो कॉमन पब्लिक के लिए होती थी। यही होती है सभा समिति में फ़र्क होता है। तो सभा की जो रिस्पेक्ट थी वो ज़्यादा थी, समिति जो थी लेमैन के लिए थी, सबके लिए थी। तो वीमेन जो थी यज्ञ वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, सेक्रीफाइसेस वगैरह करती थी, असेंबली में पार्टिसिपेट करती थी, श्लोक वगैरह लिखती थी, ये सब करती थी। और एक बात, मैरिज जो था वो कॉमन था, लेकिन प्राइमेटिव प्रैक्टिस जिसमें कि लोग मैरिज वगैरह नहीं करें, एक दूसरे को छीन लें, आपस में रह लें, ये सब जो था पहले। मैरिज का सिस्टम ऐसा थोड़े ना कि हमेशा से था, पहले लोग ऐसे ही पार्टनर चुन लेते थे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा भी प्रिवेलेंट था, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस जो था वो मैरिज ही था, मेल और फीमेल का रहने का साथ में। और एक बात, पॉली एंड्री भी था यहाँ पे माना जाता है। पॉली एंड्री मतलब क्या? एक फीमेल के मोर देन वन पार्टनर जो होते हैं उसको पॉली एंड्री बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे टर्म मैं थोड़े आपको बता दे रहा हूँ। पहला टर्म है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब हैविंग मोर देन वन पार्टनर, दैट कैन बी मेल और फीमेल वटेवर। उसके दो टाइप हो गए, एक तो होता है पॉली एंड्री, एंड्री मतलब होता मेल, तो एक से ज़्यादा मेल तो पॉली एंड्री हो गया, और एक से ज़्यादा फीमेल होगी तो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनी। ठीक है, POLYGYNI, पॉलीजेनी मतलब एक से ज़्यादा वाइफ रखना, और पॉली एंड्री का मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड रखना। और ये जो दोनों टर्म है ये क्लासिफिकेशन है पॉलीगैमी की, जिसके मतलब कि एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ रखना, वो जेंडर न्यूट्रल है। पॉली एंड्री और पॉलीजेनी जो है, पॉलीजेनी जो है ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ओके, तो पॉली एंड्री माना जाता है कि उस टाइम पे था। विडो रीमैरिज भी होता था, है ना, तभी तो आपके जो बाद में आते हैं दयानंद सरस्वती, वो कहते हैं कि विडो रीमैरिज होना चाहिए। बैक टू द वेदास, पीपल मैरिड एट द एज ऑफ 16 to 17 अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, एंड देयर इज लिटिल एविडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो देखिए 16 to 17 को उस टाइम के हिसाब से चाइल्ड मैरिज तो नहीं कंसिडर करेंगे। वीमेन की तो अभी भी एज जो है मैरिज की वो मिनिमम जो है इंडिया में 18 है, तो चाइल्ड मैरिज वगैरह 5 साल 6 साल में बांध दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इकॉनमी क्या थी? इकॉनमी देखिए एग्रीकल्चरल थी। अगर आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऋग वैदिक पीपल जो थे उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा खासा डेवलप किया, जंगल वगैरह को काटा। ठीक है, प्लोशेयर इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदास। द फील्ड वाज नोन एज, जो फील्ड जो होती थी खेती के लिए उसको क्षेत्र बोलते थे, याद रखिएगा, फील्ड जो होती थी खेती के लिए उसको क्षेत्र बोलते थे, और प्लोविंग जो है मतलब खेती करना उसको कृषि बोलते थे। ओके, ऑल्सो जो प्लो होता है जिसे खेत जोतते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? लंगला और सूरा रेफर टू एज प्लो। प्लो को क्या बोल रहे हैं? ध्यान से याद रखिए, ऐसा टर्म यूपीएससी पूछता है, व्हाट इज लंगला एंड सूरा इन एंशिएंट इंडिया? लंगला एंड सूरा इज योर प्लो, जिससे खेत जोतते हो। कृषि जो है खेती हो गई, वो तो आज भी टर्म चल रहा है, और जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे कृषि करते हैं। ठीक है, और सुनिए, जब प्लो चलाया तो जो आपके खेत में है ऐसे, है ना, प्लो चलाया तो ऐसे निशान बन जाएंगे, ये जो निशान बनेंगे उसको सीता बोलेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है, सीता मेंट द फ्यूरो क्रिएटेड बाय प्लॉइंग। प्लॉइंग से जो फ्यूरो क्रिएट हुआ जिसमें प्लांट को लगाएंगे, खेती करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीता बोलेंगे। सीता माता मत याद रखिएगा, सीता फल मत याद रखिएगा, याद रखिए। इरिगेशन के लिए वाटर कहाँ से आता था? जैसे आपका यूपीएससी 2016 में पूछ दिया कि जो पर्शियन व्हील है उसका नाम दे दिया उन्होंने अरगट्टा। अरगट्टा क्या है? तो कई लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अरगट्टा क्या है? अरगट्टा पर्शियन व्हील हो गया। रिहट जो बोलते हैं, गायें गोल गोल घूमेंगी और वहाँ से जो है पानी का बकेट लगा होगा, उस गोल गोल घूमने से क्या होगा कि पानी जो है अंदर से, मतलब जो आपका वेल है वहाँ से जो है बकेट ऐसे ऐसे भर भर के पानी जो है ऊपर आता रहेगा, यहाँ पे पानी गिरेगा, फिर वहाँ से कैनल बना रहेगा, पानी खेत में चला जाएगा, फिर ये गोल गोल घूमता रहेगा, बकेट भरता रहेगा और गाय जो है इसके अराउंड घूमती रहेंगी। यही सिस्टम जो है पर्शियन लेकर आए थे, लेकिन आपके उस टाइम पे वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे भी यही था सिस्टम। इरीगेशन वाज प्रोबेबली ड्रॉन फ्रॉम वेल्स बाय कैटल ड्राइव एंड वाटर लिफ्ट्स यूजिंग पुलिस। दे हैड नॉलेज ऑफ डिफरेंट सीजन, सॉविंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रैशिंग, सब कुछ था, खेती के बारे में अच्छे से जानते थे। दे कल्टिवेटेड बार्ली, बार्ली को वो लोग जो है संस्कृत में वहाँ पे यवम बोल रहे हैं, और वीट को क्या बोल रहे हैं? गोधुमा बोल रहे हैं। बार्ली से कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल जो आपका जौ जो होता है, कई लोग जौ खाते नहीं तो जानते नहीं बार्ली क्या होता है ना, ओट्स खाते नहीं तो जानते नहीं कि क्या होता है। बार्ली का मतलब जौ होता है, संस्कृत में इसको यवम बोल रहे हैं, और वीट या गेहूँ को क्या बोल रहे हैं? गोधुमा बोल रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात है कि बस खेती करते थे क्या? नहीं, ज़्यादा तो ये पेस्टोरलिज्म करते थे, चराते थे पशुओं को, कैटल रेयरिंग, उसको चराना, घास खिलाना, फिर उसे दूध दही लेना, घी लेना, ये उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था आर्यंस का। दो दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो, पेस्टोरलिज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल को एक वेल्थ कंसिडर किया जाता था सोने चांदी से ज़्यादा। जो वॉर होते थे उस वॉर को वो लोग ऋग्वेद में क्या बोलते थे? गविष्ठी, गविष्ठी
मतलब कि सर्च फॉर कॉज। गविष्टि का मतलब होता है सर्च फॉर कॉज, मतलब वॉर को सर्च फॉर कॉज बोल रहे हैं, काउज बोल रहे हैं, क्योंकि गायों के लिए ही तो लड़ाई करते थे। ओके, और एक बात, उनके जो फैक्शंस होते थे विच इज़ कंटेम्प्रेरी टर्म गोष्ठी फॉर फैक्शंस एज वेल। छोटे बात जो झगड़े हो गए उसको गोष्ठी बोला। ओके, फैक्शन जो बन गए लड़ने के लिए उसको गोष्ठी बोला, और गविष्ठी जो है वो मतलब कि सर्च फॉर द काउज और लड़ाई फॉर द काउज। द डोनेशन टू द प्रिस्ट फॉर मेनली काउज। मैंने पहले भी बोला कि प्रिस्ट को जो डोनेशन दिया जाता था, तो दान दक्षिणा दिया जाता था, वो काउज के फॉर्म में दिया जाता था, और वीमेन स्लेव्स भी दिए जाते थे। लेकिन डोनेशन में लैंड वगैरह नहीं दिया जाता। साउथ इंडिया में जैसे लैंड दे देते थे तो लैंड वैंड नहीं देते थे। और इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लैंड रहेगी लेकिन वो पब्लिक रहेगी, उसकी सुरक्षा के लिए भी इंसान बनाए जाएंगे। ठीक है, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसान रखा जाएगा, लेकिन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ गए? तो इससे ये समझिए कि पैस्टोरलिज्म का कितना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। अच्छा, क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते क्या था? कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन नहीं करती थी? कारपेंटर अलग से होते थे, बढ़ई, है ना, चैरियट मेकर्स अलग से होते थे, वीवर्स अलग से होते थे बुनाई कटाई के लिए, और लेदर वर्कर्स भी अलग से होते थे। जब इतनी गाय भैंस होंगी तो लेदर वर्कर तो रहेंगे ही। कॉपर की मेटलर्जी जो है उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी उनकी सोसाइटी की। और सुनिए, ऋग्वेद में कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों को अयास बोला है। याद रखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन बन रहा है। ऋग्वेद में कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों को जो है अयास बोला है, याद रखिएगा। और जो मेटलर्जिकल जो काम करता है उसको हम कर्मरा बोला है। कर्मरा मतलब स्मिथ को बोला है। देखिए, आप इसको याद रख लीजिए आराम से, कर्मरा जो है स्मिथ को बोला है। एक विश्वकर्मा पूजा होती है तो वैसे जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते हैं उनके भगवान माने जाते हैं मेटल वगैरह के, तो विश्वकर्मा है वहाँ पे ना, तो वहाँ से याद रखिए कर्मरा। ओके, कर्मरा जो है स्मिथ को बोला जाता था, और कॉपर और ब्रॉन्ज वगैरह को अयास बोलते थे उस मेटल को। ठीक है, ऋग्वेद में आपको कर्मरा मिल जाएगा स्मिथ के लिए। ऑल्सो देखिए, लाइकवाइज देर आर रेफरेंसेज टू सीरी। यार्न को, यार्न मतलब क्या हुआ, आपका गोला जो हो गया ना धागा वगैरह का, जिससे कि आप बुनाई वनाई करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरी बोल रहे हैं। ये एप्पल वाली सीरी नहीं है, यार्न को सीरी बोल रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये लोग स्पिनिंग वगैरह करते थे, है ना, और बुनाई करते थे, स्वेटर वगैरह बनाते होंगे। और सुनिए, सॉरी, जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है ना, लकड़ी का काम करने वाला, उसको तक्षण बोलते थे, तक्षण। ओके, वूल वगैरह पॉपुलर था, क्लोथ जो बनाए जाते थे, वीविंग करते थे, क्योंकि ये देख रहे हैं ना अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे हैं तो कोल्ड वेदर होगा, तो वूलन जो थे इनके कपड़े होते थे कई बार। और जो क्राफ्ट करते थे ये लोग, देखिए, पास टाइम भी करते थे, फुल टाइम भी काम करते थे, और कुछ पार्टिकुलर इसके लिए स्पेशलिस्ट भी होते थे। इन पर देख ही रहे आपको, कारपेंटर को तक्षण बोल रहे हैं, सीरी जो है यार्न को बोल रहे हैं, मतलब यार्न तो सीरी एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन काम करने वाले को देखिए कारपेंट्री वाले को तक्षण बोल रहे हैं, जो स्मिथ है उसको कर्मरा बोल रहे हैं। तो अलग से इनके देखिए प्रोफेशन बने हुए हैं। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक सोसाइटी में ट्रेड, एक्सचेंज और रिडिस्ट्रीब्यूशन की। पहले ही बताया कि आप जो ट्रेड करते थे पानी कहलाते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते थे पानी कहलाते थे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो थी लिमिटेड थी, और ट्रेडर्स जो थे अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में थोड़े कम ही थे, लेकिन थे। पानीज पहले बताया था, पानीज आर रेफर टू एज ट्रेडर्स एंड देवर परहैप्स कारवां ट्रेडर्स, ये पहले बता दिया है। और यहाँ पे जो पानी है उसमें वर्ड जो पान है उसका मीनिंग क्या होता है, बार्टर। तो यहाँ से सामान लिया, वहाँ पहुँचाया, वहाँ से कुछ सामान लिया, यहाँ लाया। कॉइन वगैरह तो था नहीं इस टाइम पे, तो पान का मतलब बार्टर होता है, तो पानी का मतलब जो होता है कौन है, वो घूम घूम के ट्रेड करने वाला। ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, बार्टर सिस्टम ही था, याद रखिएगा। यहाँ पे एक बात आती है निष्का की, तो निष्का से कई लोग कंफ्यूज हो जाते कि गोल्ड का कॉइन होता था। नहीं, निष्का कोई गोल्ड का कॉइन नहीं होता था, लेकिन उसी के बेसिस पे आगे जाके जो कि गोल्ड का बना होता था, तो कॉइन की डेवलपमेंट हुई। गोल्ड का कॉइन जो तो है वो कैडफाइसेस वगैरह लेकर आए थे काफ़ी बाद में, इंडो ग्रीक्स काफ़ी बाद में। निष्का जो था, देखिए, गोल्ड या सिल्वर का ऑर्नामेंट था और गले में पहना जाता था, उसको बार्टर के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि निष्का कोई कॉइन था। तो आपको जो है देखने की ज़रूरत है कि कैसा दिखता था ये निष्का। ये देखिए, निष्का ऐसा दिखता था, ये गोल्ड और आपके कॉपर वगैरह का बना रहेगा, ऐसा दिखता था निष्का। ओके, तो ये कोई कॉइन नहीं था। और दूसरी बात, अगर ये चीज़ें भी मैं बोलूँ कि कॉइन है क्या, तो कोई कॉइन नहीं है। ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ों को कॉइन नहीं बोलते, कॉइन ये है। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि निष्का वाज ए गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट यूज्ड इन बार्टर सिस्टम। एक पुजारी को जो है सैक्रिफाइस करने के लिए फ़ी के फॉर्म में 100 हॉर्सेज, 100 निष्कास दिए जाते थे दान में। अच्छा, दान और दक्षिणा जो थी वो दी जाती थी, तो एक तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन का मेजर था। आपने पुजारी को दान दी, दक्षिणा दी, तो ठीक है, आप उसने उसको एक शेयर दिया, लेकिन ये इसका ये भी मीनिंग होगा कि राजा ने अपना पार्ट जो है थोड़ा सा अपने पृष्ठ वगैरह में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही यहाँ पे देखिए ना, ट्रेड, एक्सचेंज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। दान दक्षिणा भी एक रिडिस्ट्रीब्यूशन का मेजर था, मीन्स था रिसोर्सेज का। द दक्षिणा वॉज बोथ अ फी फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस एंड ऑल्सो ए मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ।
आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउज हेल्प टू स्प्रेड पेस्टोरल एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन। कल को मुझे कोई नया काउ दे दे तो पेस्टोरल एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं उस काउ की जो है देखभाल करूँगा, नई काउ मिलेगी, उससे नया जो है बछड़ा आएगा, फिर से नई काउ आएगी, तो इस तरह से जो है आपका पेस्टोरलिज्म जो डेवलप होगा। ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे? बुल्लॉक कार्ट होते थे। बुल्लॉक तो आपको बताएं पहले, वृषभ है ना, वृषभ कई बार मेंशन है, तो उसके बुल्लॉक कार्ट बनेंगे। हॉर्सेस तो थे ही, चैरियोट्स, हॉर्स ड्राउन जो चैरियोट्स भी थे, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते थे, कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी। और सुनिए, ऋग्वेद में आपको समुद्र का और नाव का भी मेंशन मिलता है। समुद्र सी, नाव इज बोट, बोट ड्राइवन बाई 100 ओर्स, ऐसा भी मेंशन मिलता है। तो बड़े बड़े नाव भी बनाते थे जिसमें 100 पतवार लगाए हुए हों, ऐसी चीज़ें भी हैं। अब पढ़ेंगे पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। पहले तो आपको ये बता दिया कि ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी आपके किनशिप पे थी, तो किनशिप पे है तो एक ट्राइबल सोसाइटी थी। ऋग्वैदिक पीरियड जो था उसकी पॉलिटी जो थी वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी, और ट्राइब का जो चीफ होता था, जो पॉलिटिकल हेड होता था, चूँकि पूरे ट्राइब को जन बोल रहे हैं तो उसका जो राजा होगा उसको बोलेंगे राजन। राजन समझ के याद रखिएगा। किंग्स जो थे जनरली माना जाता था कि मतलब बड़े से पैलेस में रहते थे जिसके कई सारे पिलर होते थे, ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, अपने पुजारी वगैरह को, जनता वगैरह को वो लोग कैटल, चैरियट्स, हॉर्स ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह जो है, निष्का वगैरह गिफ्ट करते थे। और ये जो राजा का पोजीशन था, अब उसमें कन्फ्यूजन है। कई बार माना जाता था कि वो इलेक्टेड होता था, लेकिन कुछ खास इलेक्शन की बातें नहीं, इलेक्शन की बातें जो आएंगी, डेमोक्रेसी आएगी, वो बाद में आएगी आपके महाजनपद वगैरह के अराउंड 600 BC में। राजा का जो पोजीशन था या राजन का जो पोजीशन था, मतलब ट्राइबल चीफ का, जैसे सुदास क्या हुआ, सुदास एक राजन हुआ, राइट, क्योंकि वो भरत जो क्लैन था उसको उन्होंने वार में जिताया था, लीड कर रहे थे। तो राजन वाज ए हेरिडिटरी चीफ, ओके, ही वॉज परहैप्स इलेक्टेड बाय द पीपल, बट दिस इज नॉट वेरी श्योर, प्रोबेबली इट वॉज ए हेरिडिटरी थिंग ओनली। अगर पीपल सेलेक्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? समिति सेलेक्ट करेगी, कि मैंने आपको पहले बताया सभा और समिति में, सभा में तो नोबल मैन होते हैं, लेकिन समिति में तो सारे लोग होते हैं, तो इलेक्शन होगा तो समिति करेगी। मेन ड्यूटी क्या था किंग का? फिर ड्यूटी था किंग का पूरे ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, जैसे सुदास ने भरत ट्राइब को दसराग युद्ध में प्रोटेक्ट किया था। तो वो अपनी जनता की वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, उनके लिए लड़ाई करेगा, और जो है उनके बदले यज्ञ वगैरह करवाएगा 2-4 तरह के, और ताकि गॉड्स खुश रहें और उस पूरे ट्राइब को जो है भलाई हो, उसकी जो है संपत्ति बने रहें, सब कुछ जो है कैटल वगैरह बचे रहें, और अच्छे से जो है गविष्ठी वगैरह लड़ाई वगैरह होती रहे। अ किंग हैड अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी एंड द पीपल। दैट डजंट मीन कि किंग वाज ओनिंग द लैंड, ही हैड द कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी एंड द पीपल, ओके। वैदिक सोसाइटी कैसी थी? मिलिटरिस्टिक थी। मिलिट्री का जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंस था, लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते थे। इसीलिए तो देखिए कि लड़कों को एक्सपेक्ट किया जाता था, क्योंकि गायों के लिए लड़ाई लड़नी है। लड़ाई के लिए पहले ही आपको मैंने बोज और जो है आपको एरो बताए थे, डैगर्स, एक्सेस, लैंसेस भी होते थे, क्योंकि कॉपर वगैरह इनके पास था, एज ए वेपन्स ऑफ वार ये लोग यूज़ करते थे। और जो आपके ट्रिब्यूट और बूटी कलेक्शन होती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो राजा जो है मतलब राजन जो है अपने जन में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोगों के बीच में, थोड़ा पुजारी को दे देगा, प्रिस्ट को दे देगा, थोड़ी जनता को दे देगा। और देर आर ऑल्सो रेफरेंसेज टू गिफ्ट ऑफ दासज और स्लेव्स। मैंने आपको बताया ना, कई बार पुजारियों को स्लेव दिए जाते थे, स्लेव वीमेन दी जाती थी, तो वो जनरली जो शूद्र मानते थे दास को, दस्यु को, यहाँ वालों को, उनको एज ए गिफ्ट यूज़ करते थे। और देखिए, द किंग त्रसादस्यु द चीफ ऑफ पुरुष गिव अवे 50 वीमेन एज ए गिफ्ट, ओके, एक मेंशन है, बस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीफ होता था, जो कैटल का चीफ होता था, देखिए उसको क्या बोलते हैं, पहले भी बताया था, गोप या गोपति बोलते थे, है ना। ढेर सारे कैटल का जो चीफ होगा उसको गोप या गोपति बोलेंगे। ऑल्सो असेंबली मैंने आपको पहले बताई थी, सभा और समिति। आप दो और याद रखिए, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, विधाता और गण। कितनी अच्छी बात है तमिलनाडु में, देखिए सभा समिति हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, असेंबली बस 2 नहीं थी, 4 थी। सभा समिति तो थी ही, साथ ही साथ विधाता और गण भी थे। इन चारों का मेंशन ऋग्वेद में मिलेगा। सभा में मैंने आपको बताया कि एल्डर्स होते थे, एलिट्स होते थे। समिति जो थी वो कॉमन पीपल की असेंबली थी। विधाता में कौन थे? विधाता जो पूरे ट्राइब की असेंबली होगी उसको बोलते थे, विधाता वाज द असेंबली ऑफ द ट्राइब। ये सारे लोग मिलके जो है मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शन करवाते थे। यज्ञ करवाया तो रिलीजियस फंक्शन हो गया, और गविष्टि करवाई तो मिलिट्री फंक्शन हो गया। अच्छा, वीमेन पहले भी बताया था आपको कि सभा और जो समिति सबको अटेंड करती थी, तो वीमेन जो है सभा, विधाता सबको अटेंड करती थी। और किंग जो है अपना कोई डिसीजन लेने से पहले, एक्टिविटी करने से पहले सभा और समिति का सपोर्ट खोजता था, कॉन्फिडेंस में लेना चाहता था। और इसमें जो सभा थी वो नोबल मैन की थी, तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाओगे तो यहाँ पे जो समिति का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो कॉमन पीपल का है, जिसमें कि सबको ही आएंगे, शूद्र वगैरह भी, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है। सभा की थोड़ी बहुत रहती है, धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। राजा जो है पावर कॉन्सोलिडेट कर लेगा। पुरोहित जो था, प्रेस्ट था, पुरोहित जो था वो राजा को एडवाइस देता था, ठीक है। वैदिक प्रेस्ट एडवाइस द किंग्स। वैदिक काल में जो प्रेस्ट थे, पुजारी थे, पुरोहित थे, वो राजा को एडवाइस तो देते ही थे, साथ ही साथ राजा को इंस्पायर भी करते थे कि वाह ये करो, मोटिवेट करो। जैसे मैं आपको सुबह सुबह इंस्पायर करता हूँ कभी कभी तो मैं आपका पुरोहित हूँ, आप मेरे राजा हैं।
और आल्सो जो राजा के जो अच्छे कर्म थे उसकी बड़ाई भी करते थे। इनफैक्ट भाट जो होते हैं वो क्या करते थे, राजा जब लड़ने जाता था तो भाट ब्राह्मण क्या करते थे, उसके साथ वो गान बजान करते थे और कि आप तो ऐसे शौर्यवान हैं वगैरह वगैरह, तो प्रेज करते थे। हर्षचरित इनफैक्ट लिखा था बाण भट्ट ने, उसकी पूरी तारीख में लिखा था। तो ये फंक्शन होता था, इंस्पायर करना भी होता था, सुझाव देना भी होता था एज ए मंत्री, और साथ ही साथ प्रेज करना भी होता था। तो बदले में राजा भी उनको कुछ सर्विसेज देगा, है ना, गाय देगा, स्लेव्स देगा, निष्क देगा। अच्छा, सेनानी कौन होता था, जो पूरे आर्मी का जो चीफ होता था, आज भी होता है वो सेनानी होता था। ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद वगैरह को आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई टैक्स कलेक्शन का एविडेंस नहीं मिलेगा, है ना। टैक्स कलेक्शन का एविडेंस नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा किंगडम। माना जाता है कि लोग जो है वॉलंटरली अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते थे, उसको बलि बोलते थे। अब यहाँ पे आप डर मत जाना, बलि का मतलब तो जान लेना होता, नो। बलि का मतलब हिंदुइज्म कल्चर में आप एक फल का भी डोनेशन कर दोगे तो वो भी बलि होगा। आप अपने आप को डोनेट कर दोगे, मेरी जान लो तो वो भी बलि होगा। आप जो है कोई बकरी का डोनेशन कर दोगे तो वो भी बलि होगा। बलि मतलब सेक्रीफाइस होता है। तो एनीबडी अर्निंग समथिंग, हैविंग सम रिसोर्सेज एंड गोइंग टू कंट्रीब्यूट दैट टू द राजा और राजन so that he can do something good for the whole tribe or jan, that will also be called as bali only, okay। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि बलि जो है वॉलंटरी नहीं था, वो इम्पोज्ड टैक्स था, तो इसमें कन्फ्यूजन है। ऑल्सो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसका कोई रेफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता होगा, लेकिन कोई रेफरेंस में नहीं है। तो मैं आपको जब मौर्यन पीरियड पढ़ाऊंगा, आगे जब मैं आपको गुप्त पीरियड पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो लोग कैसे करते थे। लेकिन इस काल का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का हमें कुछ भी जो है जानकारी नहीं मिलती हमें। ऑफिसर हु कंट्रोल द टेरिटरी वाज कॉल्ड व्रजपति। याद रखिए, कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लैंड ओन नहीं थी, लेकिन टेरिटरी को कंट्रोल तो करना था ना, चलाना तो था ना। तो जो ऑफिसर कंट्रोल करता था टेरिटरी को, उसको व्रजपति बोलते थे, ओके। तो वो क्या करता था, तो जो भी आपके ग्रामीणी फाइटिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनको ग्रामीणी बोलते हैं ना, ग्राम के जो लोग हो गए पूरे, तो उनको फाइटिंग ग्रुप्स को हम लोग ग्रामीणी बोलेंगे। ही हेल्प द कुलपास और हेड्स ऑफ फाइटिंग ग्रुप्स कॉल्ड ग्रामीणी, ओके। जो फाइटिंग ग्रुप्स हैं उनको ग्रामीणी बोलेंगे, और जो उस ग्रुप को हेड करेगा उसको हम लोग कुलपा बोलेंगे, कुलापा बोलेंगे। उसको हेल्प करता था व्रजपति, ताकि जो टेरिटरी है वो प्रोटेक्टेड रहे, कंट्रोल रहे। ग्रामीणी वाज द हेड ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट, ओके। ग्रामीणी वाज द हेड ऑफ द विलेज एंड फाइटिंग यूनिट ऑल्सो। तो हेड जो होगा विलेज का उसको हम लोग ग्रामीणी बोलेंगे, ग्राम का जो हेड होगा ग्रामीणी बोलेंगे, और वो एक फाइटिंग यूनिट भी हुआ ग्रामीणी, एक पर्सन। और जो उनके टोटल के जो फाइटिंग ग्रुप्स के ग्रामीणी के जो हेड होगा वो कुलपा होगा, और कुलपा की जो हेल्प कौन करेगा, व्रजपति। क्यों करेगा, ताकि टेरिटरी जो है कंट्रोल रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कोई और ना ले ले। तो अब लास्ट में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, वैदिक रिलीजन और रिचुअल्स कैसे थे। देखिए, रिलीजन रिचुअल तो थे ये लोग, लेकिन जो है नेचुरल फोर्सेस की बहुत पूजा करते, जैसे सन का हुआ, मून का हुआ, रिवर्स का हुआ, माउंटेन्स का हुआ, इनफैक्ट रेन की भी पूजा करते थे, और इन सारी चीज़ों को जो वो लोग डिवाइन मानते थे। इसीलिए बोलते हैं कि वैदिक सोसाइटी जो थी, अगर रिलीजन की बात करें तो वो नेचुरलिस्टिक थी, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की पूजा की जा रही है, और पॉलीथिस्टिक भी थी। अब देख लो ना, अग्नि देवता, सोम देवता, इंद्र देवता, तो कई सारे देवता हो गए, तो पॉलीथिस्टिक भी थी। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे वो इंद्र थे, क्योंकि इंद्र का मेंशन जो है आपके वेदों में सबसे ज़्यादा मिलता है, बहुत बार नाम लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन होंगे, इंद्र, क्योंकि इंद्र जो ही हैं वही जो है फोर्ट के डिस्ट्रॉयर हैं, वही उनको जीत दिलाते हैं गवष्टि में, क्योंकि ही इज़ पुरंदर। इंद्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है, उनको पुरंदर बोलते थे। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड थे वो अग्नि थे। अग्नि इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यज्ञ के दौरान अग्नि देवता जो हैं, यहाँ का जो ह्यूमन का कंडीशन और गॉड का जो सिचुएशन है, दोनों के बीच में एक लिंक बनते थे, इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, अग्नि, ओके। सेकंड वन, सूर्य, आपको पता ही है जो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया था, तो वो जो है सूर्य को समर्पित है। तो सूर्य वाज द गॉड हु रिमूव डार्कनेस, है ना। जब यहाँ डार्कनेस की बात आ गई है ना, कि सूर्य जो है डार्कनेस खत्म करते, तो ये देखिए श्लोक, असतो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और बाकी जो है मृत्योर मातृत्व गम्य जो भी है। तो ये जो है आपका तमसोमा अस्तोमा जो भी है आपके बृहदरण्यक उपनिषद में है, और ये सोमा सेक्रीफाइस के प्रेज में है। तो ये बृहदरण्यक उपनिषद कहाँ है, टोटल उपनिषद जो हैं 108 हैं, उसमें से बृहदरण्यक जो है आपका 10th उपनिषद है। और ये है कहाँ, यजुर्वेद में 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वहाँ पे जो शुक्ल यजुर्वेद है यहाँ पे ही बृहदरण्यक उपनिषद है, और उसी में आपको जो है तमसोमा ज्योतिर्गमय व अस्तोमा ज्योतिर्गमय वाला जो श्लोक है वो मिलेगा। बाकी गायत्री मंत्र कहाँ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऋग्वेद में सबसे पहले है। इनफैक्ट जो वसुधैव कुटुंबकम है वो भी आपके एक उपनिषद से ही लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये आपका जो सत्यमेव जयते है, जो आपके इंडियन गवर्नमेंट के एम्बलम पे है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते देखिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद कहाँ है,
मुंडको उपनिषद आपके अथर्ववेद में एम्बेडेड है। समझ गया सारी चीज़ों को, इतना ही क्वेश्चन आता है। एनीवे तो बात हो रही थी यहाँ पे पुरंदर की, अग्नि की हो गया, डार्कनेस से। अच्छा, ये लोग उषा और अदिति की भी पूजा करते थे। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूर्य की पूजा क्योंकि वो डार्कनेस को हटाते हैं। उषा और अदिति कौन है? जो डॉन मतलब सुबह की जो गॉडेस हैं वो उषा हैं। सुबह की जो गॉडेस हैं वो उषा हैं, और अदिति जो हैं और पृथ्वी जो हैं और सिनीवली जो हैं अदर गॉडेसेज हैं, इनकी भी पूजा करते थे। चलिए थोड़ा सा उषा, अदिति, सिनीवली गॉडेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आपको बताएं, उषा जो हैं आपके डॉन मतलब सुबह की जो हैं वो गॉडेस हैं हिंदुज़म में। ऋग वगैरह के विहिम वगैरह में बहुत बार इनका मेंशन है उषा का। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो हैं ऑपरेसिव डार्कनेस को हटाती हैं, एविल डीमंस को हटाती हैं और सारी ज़िंदगी को जगाती हैं, राउजिंग ऑल लाइफ, सेटिंग ऑल थिंग्स इन मोशन, है ना। आप अपने वर्क में जाते हो क्योंकि सुबह डाउन होता है, उषा आती है, सेंडिंग एवरीवन ऑफ टू देयर ड्यूटीज़। देखो आ भी गया ड्यूटीज़। शी इज़ द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, द इम्पेलर ऑफ एक्शन एंड ब्रेथ। तो आपकी जो अपनी ज़िंदगी में है हमेशा डाउन आना चाहिए, उषा आनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। और द ऑस्पिसेस अराउजर ऑफ कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, उषा जो हैं वो अराउजर हैं, किस चीज़ को जगाती हैं? कॉस्मिक एंड मोरल ऑर्डर। एक आपके एथिक्स हैं जो लोगों ने क्रिएट किए हैं, लेकिन एक पूरे वर्ल्ड की एथिक्स है, कॉस्मिक है, ऑर्डर है, मोरल ऑर्डर है। उसको हम लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, रत बोल रहे हैं हिंदुइज्म में। तो देख रहे हैं, उषा जो है एक कॉस्मिक और मोरल ऑर्डर को अराउज करती हैं, दैट इज़ रत। आप जो सुबह सुबह उठते हो आपके एक कॉस्मिक एक मोरल ऑर्डर होता है कि अपनी ड्यूटी करो, काम करो, अपने काम पे जाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड, दैट ऑर्डर, मोरल ऑर्डर इज कॉल्ड रत इन हिंदुइज्म। याद रखिएगा, ये लोगों की एथिक्स नहीं है, ये एक नेचुरल ऑर्डर है। तो ऋग्वेद में देखिए इनको एक है इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये सेंट्रल देवी नहीं है। आपके अग्नि, सोम और इंद्र जो हैं वो ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन उषा का भी मेंशन है। ये एक तरह से सूर्य जो हैं, वैदिक जो सन गॉड हैं, उनको एक रास्ता देती है पृथ्वी पे आने का, क्योंकि सुबह की किरण है, पहली किरण है। और उनकी जो सिस्टर हैं वो रात्रि हैं, वो भी एक देवी हैं, मतलब कि नाइट है। तो आप समझ गए। थोड़ा सा रथ देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है रथ। वैदिक रिलीजन में, संस्कृत में, रथ का मतलब ऑर्डर या ट्रुथ होता है, मोरल ऑर्डर ऑफ द कॉस्मिक यूनिवर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर विच रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विथ इट। सो उषा कम्स एंड द होल वर्ल्ड फॉल्स इनटू ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड रथ। ओके, दैट इज द नेचुरल ऑर्डर, कॉस्मिक मोरल, एंड दिस रथ ओनली इज responsible for proper functioning of the natural, moral and sacrificial order of the world. This is closely related to dharma. Dharma is the action of the individual in relation to those ordinances, and also कर्म। टू टर्म्स धर्म और कर्म जो है वो इवेंचुअली जो है एक्लिप्स हो जाते हैं रथ के अंदर। रथ के अंदर ही आपके धर्म और कर्म है, तो आपको जो है नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करनी है। आप कह सकते हैं तो हिंदुइज्म में जो मोरल ऑर्डर का ओरिजिन है वो रथ से है, और रथ किसके कारण है? उषा देवी के कारण है। तो अब चलिए पढ़ते हैं अदिति कौन है। अदिति जो है आपके अगेन वैदिक गॉडेस हैं हिंदुइज्म में, और द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द इन्फिनाइट। अदिति का मतलब होता है इन्फिनाइट, जो चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, जिस चीज़ों की कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं है, उसी को हम लोग अदिति बोलेंगे। शी इज़ द गॉडेस ऑफ द अर्थ, स्काई, कॉन्शियसनेस, द पास्ट, द फ्यूचर एंड फर्टिलिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। शी इज़ द मदर ऑफ द सेलेशियल डेटीज, द आदित्याज। आदित्याज की माँ है अदिति, एंड ऑल्सो शी इज़ रेफर्ड एज द मदर ऑफ मेनी गॉड्स। So because she is associated with infinity, she is associated with a space that is आकाश, mystic speech that is वाक। वाक जो होता है वो mystic speech होता है। ओके, यहीं से शुरुआत होती है सारे शब्दों की, वाक। She may be seen as a feminized form of ब्रह्मा, एंड क्योंकि ब्रह्मा का भी कोई अंत नहीं है, एंड विद द प्राइमल सब्सटेंस, मूल प्रकृति इन वेदांत। वेदांत जो है आपके, जहाँ पे फिलॉसफी आपकी, वहाँ पे मूल प्रकृति जो है एक प्राइमल सब्सटेंस, ओके, मूल जो रूट है सारे आपके प्रकृति का, नेचर का, वो अदिति है। शी इज मेंशन्ड नियरली 80 टाइम्स इन ऋग्वेद। इनफैक्ट जो वर्स है, द वर्स दक्ष है, दक्ष जो है वो अदिति से ही आया हुआ है। ऑन फ्रॉम दक्ष इज सीन इन थियोसॉफिस्ट, जो रिलीजन की स्टडी वगैरह करते हैं तो वो दक्ष जानते हैं आप लोग, दक्ष वगैरह का संवाद वगैरह होता है, यक्ष का, दक्ष का। तो इटर्नल साइकिल जो है आपके बर्थ और रिबर्थ का, उसके बारे में, और डिवाइन विजडम के बारे में, जो दक्ष जो मेंशन होता है उससे रिलेटेड, उसकी जो ओरिजिन है वो अदिति से ही है। तो तीसरा गॉड मैंने आपको क्या बताया था? सिनीवली। सिनीवली कौन है? देखिए बड़ी खासियत है, सिनीवली को बताया गया है कि ब्रॉड हिप्ड हैं, फेयर आर्म्ड हैं, फेयर फिंगर्ड हैं। फेयर पे तो मत जाइए, ब्रॉड हिप्ड हैं, और मतलब कैसे न कैसे ये ऐसा है इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कि माना जाएगा कि फर्टिलिटी इनकी अच्छी होगी। तो इनकी जो है मतलब पूजा की जाती है इसलिए कि जो वोम्ब में जो बच्चा हो वो अच्छे से, मतलब है ना, सिक्योर सेफ हो, उसके लिए।
सूर्य देवता हो गए, अदिति हो गई, पृथ्वी तो खैर अपने अर्थ की बात हो रही है, सिनीबली हो गई, उषा हो गई, सारे जो है हमने डिस्कस कर लिए। फिर बात होती है वरुण देवता की। वरुण जो देखिए गॉड ऑफ वाटर है, वो जो है आपके इन सारे लोगों के थोड़े बाद में इंपॉर्टेंस में आते हैं। और एक बात है कि वरुण जैसे अदिति आपकी एक नेचुरल होल्डर थी ना कॉस्मिक ऑर्डर की, उसी तरह वरुण देवता भी जो है नेचुरल जो ऑर्डर है पूरे वर्ल्ड का, जो कि देखिए पानी पे सब कुछ डिपेंड करता है ना, बारिश होगी तभी तो एक नेचुरल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर तो ड्रॉट आ जाएगा, है ना, फ्लड आ जाएगा। तो एक नेचुरल होल्ड ऑर्डर जो है उसका भी होल्डर वरुण देवता को ही माना जाएगा। पानी के गॉड कौन हुए? वरुण देवता। इसीलिए जो है राम जी जब जाते हैं लंका पे लड़ाई लड़ने, चढ़ाई करने, तो वो जो है समुद्र देवता को जगाते हैं, वरुण देवता को जगाते हैं, क्योंकि वरुण अगर पानी के देवता हैं तो सी के गॉड भी वही हैं, तो राम जी ने उनकी पूजा की थी, बाद में वो नहीं माने तो फिर झगड़ा वगैरह हुआ। खैर, सोमा वॉज द गॉड ऑफ द प्लांट्स एंड द ड्रिंक वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, सोम देवता भी बोल सकते हो, वो ड्रिंक को भी बोल सकते हो, प्लांट से प्रिपेयर होता था, इसलिए सोम को हम लोग गॉड ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। सोम ड्रिंक जो है रिचुअल्स में लिया जाता था और थोड़ा ये इंटॉक्सिकेटिंग या हेलुसिनेटिंग एजेंट भी था, और कई हिम्स में इसको डेडिकेशन दिया गया है। इनफैक्ट एक तो पूरा चैप्टर इस पर ऑलमोस्ट डेडिकेट कर दिया गया है। मारुत वाज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे? मारुत को बोलेंगे, है ना। और इंटरेस्टिंगली देयर वर फ्यू रेफरेंसेस टू रुद्र और शिव। पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, वैदिक लिटरेचर में आपको आज के जो गॉड हैं जो बहुत फेमस है, राम, कृष्ण, ये या शिव, ये सब का मेंशन बहुत कम होता है, विष्णु का, लेकिन शिव का भी मेंशन डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन रुद्र का मेंशन थोड़ा थोड़ा है। और ये मानते हैं कि ये जो रुद्र हैं ये आज के शिव का ही फॉर्म जो है उसी को बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रुद्र का तो हल्का फुल्का मिलता है, जो कि हम लोग शिव जी को मानते हैं। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें एक प्रोटो शिवा का सील मिलता है, आज तक समझ में नहीं आया, उसको हम लोग पशुपतिनाथ या जो है प्रोटो शिवा या रुद्र बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। तो ये जो शिव का रिलेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक में भी थोड़ा बहुत मिलता है, बट वो पूरा कंफर्म नहीं है। वैदिक वाला कंफर्म है कि रुद्र का मेंशन है, वो तो शिव का ही फॉर्म है। जो ये लोग रिचुअल्स करते थे वो किस लिए करते थे? आपके जो डेली बेसिस पे छोटे बहुत इश्यूज हो रहे हैं, गाय वगैरह लेनी है, डेली आपका जो लाइफ का प्रॉब्लम है, उसके लिए रिचुअल्स करते थे। और इसीलिए जो है इतनी ज़्यादा पूजा पाठ होगी, यज्ञ होगा, तो प्रीस्ट का जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, याद रखिए, पुजारी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। अब चले आइए कि सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी वैदिक, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन में। अर्ली वैदिक पीरियड में देखिए लीनिएज और ट्राइब्स ये जो सोसाइटी को बनाते थे, आपको पहले बता दिया, किंगशिप बेस्ड थी। किंग जो था उसकी लिमिटेड पावर थी, कोई टेरिटोरी वो रखता नहीं था, बस अपने लोगों को जो बचाता था थोड़ा बहुत, वो भी उसको पैसे भी जो मिलते थे दान से मिलते थे, बलि से मिलते थे। वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस आपस में लड़ाई करते थे, और आपस में आर्यन भी लड़ाई करते थे। सोशल डिवीजन डिड नॉट टेक डीप रूट। उस टाइम पे सोशल डिवीजन बहुत डीप रूटेड नहीं था। इनफैक्ट शूद्र का जो मेंशन आता है वो 10th ऋग्वेद के चैप्टर में आता है, लास्ट में। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट, पुरुष सूक्त में, ओके, ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण एंड आर्यन आइडेंटिटीज एग्जिस्टेड। वर्ण तो समझते थे, दास, दस्यु और हमारा वर्ण फेयर है, ये सब तो ये समझते थे, लेकिन इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैस्टोरलिज्म था इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैटल पे बहुत ज़्यादा फोकस था, और क्लैशेज जो होते थे वो कैटल के होते थे, उसको हम लोग गविष्ठी भी बोल रहे हैं। और कैटल का जो पूरे हर्ड का जो एक मतलब बहुत ज़्यादा जिसके पास कैटल, उसको गोप बोलते थे, राइट। ओके, एग्रीकल्चर डिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, फाइन, पैस्टोरलिज्म वाज मोर इंपॉर्टेंट बट एग्रीकल्चर वाज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अगले चैप्टर में जब हम मिलेंगे, अगली जब हम क्लास में मिलेंगे तो लेटर वैदिक कल्चर करेंगे। ये थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है, बट देयर इज़ अ रीजन, है ना, आप समझ ही रहो, सब कुछ बहुत डिटेल में है, आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, क्योंकि हिस्ट्री जब तक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी ना तो आप 10 बार पढ़ोगे, भूल जाओगे, बोरिंग लगेगा, और यही चीज़ें तो डिफिकल्ट होती हैं यूपीएससी में। यही अगर आसान हो जाए तो और क्या चाहिए, इसीलिए फोकस ऐसा किया जा रहा है। तो लेक्चर आपको लंबे ही मिलेंगे, डिटेल्ड मिलेंगे, सारी चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी। और चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेटर वैदिक कल्चर करेंगे। और आप इसको आराम से देखिए, मुझे नहीं, आप बताइए आपको ये बोर लग रहा है क्या? प्रोबेबली नहीं लगना चाहिए, मैं खुद भी सुनता हूँ तो नहीं लगता, और मैं खुद पढ़ाता हूँ तो भी नहीं लगता। लेटर वैदिक कल्चर नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए।